जब एस्टर को एल्महाइम के मेन हाउस में ड्रैग किया गया तो उसे पहले से ही एहसास था कि ये कोई नॉर्मल फैमिली मीटिंग नहीं होगी। ये उसे समझ आ गया था। इन हाई लेवल एल्डर्स ने उसे उसके फैलाए केओस के लिए रैंकर की तरह जज करने बुलाया था और जैसे ही वो उनके सामने खड़ा हुआ, टेंशन एकदम डेडली लेवल पर पहुंच गई। पूरे रूम के सामने जेनिस ने हेफ की लॉयल्टी का प्रूफ मांगा और अपने बेटे को किल करके क्वेस्ट कंप्लीट करने को कहा, लेकिन सर झुकाने के बजाय हाइड ने बिना हिचकिचाए कास्टर को चुना, चाहे पूरे क्लैन की डिस्ट्रक्शन ही क्यों ना हो जाए। वही वो वक्त था जब सब कुछ चेंज हो गया, बिना किसी दर्द या पछतावे के। रुको मत, क्योंकि अब वहां रहने का कोई रीजन नहीं बचा। बिल्कुल साइलेंट रहकर एस्टर ने अपनी शर्ट फाड़ दी और अपनी पीठ पर वो 7 विंग्स रिवील किए, जिसे देखकर सब शॉक में रह गए। सारे एल्डर्स वहीं फ्रोजन हो गए। उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। इस पावर से सब इतने टेरिफाइड क्यों हैं? इसका रीजन बहुत ही सिंपल है। ये विंग क्रेस्ट ही उसकी मैजिकल पावर का असली सोर्स है, उसका सबसे बड़ा स्केल। और पिछले सैकड़ों सालों में किसी ह्यूमन ने 7 विंग्स हासिल नहीं किए। इतना लेवल अप तो किसी नॉर्मल रैंकर के लिए नामुमकिन था। ये लेवल की पावर तो सिर्फ स्पिरिट क्लाइन के पास होती थी, ऐसा सब कहते हैं। वही लोग जो इन क्रेस्ट्स के असली ओरिजिन है। लेकिन ये एमसी तो अलग ही लेवल पर है। लेकिन इसने ये पावर अनलॉक कैसे की? उसे इसका एहसास कब हुआ? एक बेहद सख्त और ठंडी जगह पर, जहां मौत का खतरा हर वक्त था। एस्टर अपनी बैटर्ड बॉडी के साथ आगे बढ़ा, भले ही उसे कितना भी दर्द हो रहा हो। वो अपने बाप के पास गया। उसकी किलिंग इंटेंट अब बॉस लेवल से भी ऊपर थी और उसने ये क्लेम किया कि उसके बाप ने ही ये सब स्टार्ट किया था। उसको एक खतरनाक एम्बुश में फंसाया गया ताकि उसका गेम ओवर कर सके और रास्ता साफ हो। वो बंदा ये एडमिट करता है और हमारे एमसी एस्टर को एक विंगलेस लूजर बोलकर मॉक करता है, क्योंकि बिना पंखों के वो बस एक लो लेवल मॉब है। इसीलिए उसका मरना ही सिस्टम के हिसाब से सही है, ताकि हाउस ऑफ एल्महाइम का नाम मिट्टी में ना मिले। एस्टर को मौत के घाट उतारना ही पड़ेगा। लेकिन रुको, जब हाउस ऑफ एरल हाउस माना जाता है, इनका लेवल इतना हाई है कि इनकी ताकत के किस्से पूरे कॉन्टिनेंट में मशहूर है और इनका सबसे बड़ा मेन क्वेस्ट है रॉयल फैमिली को हर दुश्मन से हमेशा प्रोटेक्ट करना। इस घर का असली बॉस और हेड कोई और नहीं बल्कि एस्टर का बाप रॉड्रिक एल्महाइम है। रॉड्रिक एक ऐसा लेजेंड है जिसके सामने बड़े बड़े एस रैंकर्स भी पानी भरते हैं। पूरे किंगडम में वही एक अकेला वॉरियर है जिसके पास 7 विंग्स की सुपर ओपी पावर है। एक वक्त था जब उसने एस्टर की जान बचाई थी, जब वो मौत के एकदम करीब पहुंच चुका था। उस भयानक स्नोस्टॉर्म में एस्टर को मौत का एहसास और दर्द हो रहा था, लेकिन रॉड्रिक ने उसे बचा लिया। और अब उसी पुराने एहसान का कर्ज चुकाने के लिए एस्टर ने अपना अगला मूव डिसाइड कर लिया है। एस्टर ने रॉड्रिक की हर कमांड और क्वेस्ट को पूरी शिद्दत से पूरा किया, लेकिन अपने बाप का कर्ज चुकाने के लिए एस्टर के पास कुछ भी नहीं था, क्योंकि उसके पास विंग्स नहीं थे। विंग क्रेस्ट ही असली मैजिकल पावर का प्रूफ होता है। इस सिस्टम में विंग क्रेस्ट ही बताता है कि तुम्हारा पावर लेवल कितना ओपी है। सिंपल लॉजिक है, ज्यादा विंग्स मतलब ज्यादा माना, और हमारा एस्टर तो विंगलेस था। पूरे ड्यूकल हाउस में वो अकेला था जिसके पास कोई पावर अप या विंग्स नहीं थे। सब उसे बस एक विंगलेस मॉब समझते थे जिसका कोई लेवल ही नहीं था। उसके सिबलिंग्स को उसके दर्द का एहसास नहीं था, वो उसे बस विंगलेस ट्रैश बुलाते थे। लेकिन एस्टर ने हार नहीं मानी। वो हर रोज अपनी सोड लेकर ग्राइंड करता रहा। उसे उम्मीद थी कि एक दिन उसकी ये डेडिकेशन और मेहनत जरूर रंग लाएगी। उसे लगा कि सिस्टम एक दिन उसे रिवॉर्ड जरूर देगा, बस सही वक्त का इंतजार था। आखिर में उसे और उसकी स्क्वाड को एक इम्पॉसिबल रैंक मिशन पर भेज दिया गया। ये मिशन डिजाइन ही फेल होने के लिए किया गया था, पर हमारा एमसी, लेकिन उसने किसी तरह सिचुएशन को हैंडल किया और कामयाब हो गया। इस मौत के ऑर्डियल से वो बच तो गया, पर अब वो काफी वुंडेड और एग्जॉस्टेड है। शरीर थक चुका है, लेकिन उसके दिल में अभी भी अपने बाप के लिए एक गहरा ग्रज है, क्योंकि उसने उसे एक यूजलेस आइटम की तरह डिस्कार्ड कर दिया था। एस्टर रॉड्रिक से कहता है कि मैंने तुझ पर विश्वास किया और हर कदम पर फॉलो किया, लेकिन तूने तो बदले में मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। यही रिवॉर्ड था। तूने मेरे साथ धोखा किया और अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। रॉड्रिक उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है, रुको, एक टूल की इतनी हिम्मत? तूने मुझसे क्या एक्सपेक्टेशंस रखी थी? तू तो बस मेरे लिए एक मॉब आइटम था, और अब यहां से निकल जा, क्योंकि मेरा तुझे यूज करने का वक्त अब खत्म हो गया है। लेकिन एस्टर के अंदर तो गुस्से का वॉल्केनो फट रहा है। उसका एंगर लेवल ओपी हो चुका है। उसे अब एहसास हो रहा है कि वो कितना गलत था, और वो रेज के साथ आगे बढ़ता है। वो अपनी सोड निकालता है और सीधा रॉड्रिक की तरफ फुल स्पीड में डैश करता है। उसे खुद से नफरत है, क्योंकि उसने रॉड्रिक जैसे रैंकर को ब्लाइंडली फॉलो किया। वो खुद को एक पैथेटिक इडियट समझ रहा है, पर अब वो रुकने वाला नहीं है। एस्टर की स्वॉर्ड रॉड लैंड करती है, लेकिन तभी गेम बदल जाता है। एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं आया।
लेकिन तभी अचानक एस्टर को पीछे से रिस्ट्रेन कर लिया गया, जैसे कोई हाई लेवल बॉस स्किल हो। एक मोनोसूट के साथ 2 यंग रैंकर्स अचानक उसके पीछे प्रकट हुए। उनमें से एक ने उसकी लेफ्ट आर्म काट दी और ये एक क्रिटिकल हिट था, तो दूसरे ने उसकी राइट लेग उड़ा दी। दर्द का लेवल एक्सट्रीम था। एस्टर दर्द के मारे चीख उठा और सीधा जमीन पर क्रैश हो गया। उसके मुंह से खून बहने लगा। उसका एचपी तेजी से डिप्लीट हो रहा था। एहसास हुआ कि ये दोनों उसके सेज भाई हैं और वो उसे मॉक कर रहे हैं। वो बर्फ में मोशनलेस पड़ा था और वो लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे। उन्होंने कहा कि तू हमेशा विंगलेस रहेगा, चाहे वक्त कितना ही बदल जाए। समझ ले कि तेरा लेवल कभी अप नहीं होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। वो उसे लगातार टॉन्ट मार रहे थे और कह रहे थे कि तू एक फेलियर है। उन्होंने हंसते हुए कहा कि तेरी ये हालत देखकर बहुत मजा आ रहा है। जब तू जमीन पर रेंग रहा था तब तू काफी शानदार लग रहा था। एस्टर ने गुस्से में जमीन पर पंच मारा। उसका फ्रस्ट्रेशन लेवल अब लिमिट ब्रेक कर रहा था। फ्रस्ट्रेशन में चिल्लाते हुए उसने बॉस रॉड्रिक से सवाल किया कि तूने ये सब क्यों किया? क्यों तूने एक मासूम बच्चे को रेस्क्यू करने का ये दर्दनाक नाटक किया, जब तुझे पहले से ही पता था कि तू बाद में एस्टर को डिस्कार्ड कर देगा, एक यूज मॉब की तरह। रॉड्रिक तभी नीचे झुका, एक हाई रैंकर की तरह। उसने एस्टर को समझाया कि तू सब गलत समझ रहा है, तेरा परसेप्शन लेवल 0 है, क्योंकि रॉड्रिक को कभी भी एस्टर की रियल जरूरत थी ही नहीं। वो बस एक साइड कैरेक्टर था। स्टार्टिंग पॉइंट से ही एस्टर उसके लिए यूजलेस था। उसकी कोई वैल्यू या यूटिलिटी नहीं थी। रॉड्रिक ने रिवील किया कि उसे तो एक्चुअली एक सीक्रेट क्वेस्ट आइटम की तलाश थी। अन 7 विंग्स की ओपी पावर जो एस्टर की बॉडी के अंदर सील्ड और हिडन थी। एस्टर ये सुनकर कंफ्यूज हो गया। उसका सिस्टम एरर दिखाने लगा। वो प्योर शॉक में था। रॉड्री ने आगे बताया कि उसकी माँ एक्चुअली एक काफी यूजफुल पॉन साबित हुई, क्योंकि उसने वो सीड कैरी किया था जो रॉड्री के एंड गेम गोल्स के लिए सबसे वाइटल था। एक ऐसा सीड जो रॉड्री के डार्क पर्पसेस और मिशंस को पूरा करने वाला था। ये कोल्ड ट्रूथ बताने के बाद रॉड्री वहां से एक मास्टर मैनिपुलेटर की तरह आगे निकल गया। सब खत्म और एस्टर के दिमाग में ढेर सारे सवाल रह गए। सवाल दिमाग में घूम रहे हैं। वो अपना हाथ फैलाता है रॉड्री की तरफ और चिल्लाता है कि सब सच बता दो, लेकिन उसके भाइयों ने उसे धोखा देकर खत्म कर दिया। एक्साइटमेंट में उन्होंने अपनी तलवारें उसकी पीठ में घोंप दी। जैसे ही उसका एचपी 0 हुआ और होश जाने लगा, तब एस्टर ने अपना रियल पर्पस पूछा। क्या ये सब प्रीडिटरमिन्ड था? क्या सिस्टम ने उसे सिर्फ एक मॉब बनाया था जो बेमौत मरेगा बिना किसी वजह के? ये तो अनफेयर गेम है। अचानक सब कुछ इतना गर्म हो गया जैसे रीबर्थ स्किल एक्टिवेट हुई, और जब उसने अपनी आंखें दोबारा खोली तो वो गहरी बर्फ के बीच था। इसेकाई मोड ऑन। उसने चारों तरफ देखा और उसे समझ आया कि वो एक नन्हे बेबी की बॉडी में है। लेवल 1 रीसेट। पर क्या ये नया अवतार सच में उसी का है? उसके बगल में एक डेड वुमन सो रही है जो उसे अपनी बाहों में कस के पकड़े हुए थी। एस्टर ने अपनी सर्च स्किल का यूज करके एरिया को स्कैन किया और उसे एहसास हुआ कि वेपन्स लिए हुए आर्म्ड मॉब्स उसे और उस डेड बॉडी को हर जगह ढूंढे। शॉकिंगली वो सुनता है कि ये लोग रॉड्रिक के चेले हैं और उनका मिशन उसे जिंदा रिकवर करना है ताकि वो उसे वापस रॉड्रिक के पास ले जा सके। ये सुनते ही उसकी मेमोरी में वही फ्लैशबैक्स ट्रिगर होते हैं जो उसने सुने थे कि कैसे वो एक ऐसे ही ब्लिजर्ड वाली काली रात को मिला था। अचानक एस्टर को समझ आता है कि शायद वो रिग्रेशन करके वापस पास्ट में लौट आया है। एस्टर को एहसास हो गया कि सिस्टम ने उसे एक और मौका दिया है, लेकिन क्या वो इस बार बॉस को हरा पाएगा? एस्टर अभी फाइनल कंक्लूजन नहीं चाहता और वो समझ गया है कि ये सब बाद में कंफर्म करेगा, लेकिन पहले उसे यहाँ से एस्केप करना है। वो जानता है कि अगर एक ही जगह रुको तो वो फिर से उस रॉड्री जैसे बॉस के हाथों में फंस जाएगा। भले ही वो बेबी है, लेकिन एस्टर ने उस दर्दनाक बर्फ में क्रॉल करना स्टार्ट किया, अपने हाथों में माना इन्फ्यूज करके, ताकि वो सिस्टम की स्पीड से वहां से निकल सके। भले ही वक्त कम है और मौसम हार्श है, एस्टर थक रहा है, लेकिन वो होल्ड बैक नहीं करेगा, क्योंकि सर्वाइव करने का एहसास उसे पता है और वो हमेशा अपनी पास्ट लाइफ में क्रॉल ही कर रहा था। और वो एमसी का बस एक ही मिशन है, सर्वाइव करना, चाहे हालात कितने भी खराब क्यों ना हो। सरेंडर का ऑप्शन ही नहीं है। इतनी दूर तक क्रॉल करने के बाद एस्टर की एचपी बिल्कुल खत्म हो गई है और स्टैमिना बार 0 होते ही वो कोलैप्स कर जाता है। एस्टर बेहोश हो जाता है और तभी वहां एक पावरफुल रैंकर हाइफ्रेट की एंट्री होती है, जो इस एरिया का बॉस लगता है। हाइफ्रेट, जो हाउस हाइफ्रेट का हेड और एक लेजेंडरी विस्काउंट है, एस्टर को ढूंढ निकालता है। वो अपनी बेटी के साथ इस हाई लेवल जोन में घूम रहा था। ये लोग डेफिनेटली ओपी स्टैट्स वाले कैरेक्टर्स हैं। हाइफ्रेट एस्टर को अपनी गोद में उठाता है और सोचता है, इस अजीब डंजन जैसी जगह पर ये बेबी कहां से आया? उसे यकीन नहीं हो रहा कि इतनी खतरनाक लोकेशन पर एक छोटा सा बच्चा जिंदा बचा है। सिस्टम एरर तो नहीं?
हाइफ्रिड ने जब स्नो में एस्टर के रास्ते को देखा तो उसे एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल मॉब नहीं हो सकता। जब उसे समझ आया कि एस्टर इतनी दूर से क्रॉल करके आया है तो उसके होश उड़ गए। ये लेवल ऑफ स्ट्रगल तो इनसेन है। हाइफ्रिड टोटली ब्लोन अवे है। उसे लग रहा है कि इस बच्चे के स्टैट्स हिडन है और पोटेंशियल इन्फिनिट है, लेकिन साथ ही उसके दिमाग में ये क्वेस्ट चल रहा है कि एस्टर आखिर है कौन और इसका रियल ओरिजिन क्या है। वक्त बीता और जब एस्टर की आंखें खुलती हैं तो स्टोरी एक नया मोड़ लेती है और सीन पूरा बदल जाता है। एस्टर जैसे ही होश में आता है वो देखता है कि कोई हाई लेवल एंटिटी उसे घूर रही है। एस्टर ने अपनी आंखें खोली और सामने एक नया कैरेक्टर देखा। लगता है कोई नया स्किल या चैप्टर अनलॉक होने वाला है। एक बंच छोटी बच्चियों की जो बस इस एमसी के साथ खेलना चाहती हैं। एस्टर फुल पैनिक मोड में है क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये चल क्या रहा है। ये कोई सीक्रेट डंजन है या क्या। अपने आसपास की सीन से वो डर गया है। एहसास हो रहा है खतरे का। वो जंप मारता है और वहां से क्रॉल करके निकलने लगता है, लेकिन वो मॉब्स उसका पीछा नहीं छोड़ रही और उसके पीछे भागती हैं। वो चिल्लाती हैं, रुको। अगर एस्टर के सर्वाइवल इंस्टिंक्ट्स एक्टिवेट हो गए हैं, उसका सिस्टम रिस्पॉन्स ट्रिगर होता है और वो बस भागता रहता है। वो बस उनसे दूर निकलना चाहता है क्योंकि ये सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है। तो वो अपनी मैजिक पावर यूज करके खुद को सीधा आसमान में प्रोपेल करता है। स्काई में जाते ही उसे एहसास होता है कि उसकी हालत खराब होने वाली है। उसे समझ आता है कि वो गया क्योंकि अब उसका फ्री फॉल शुरू हो चुका है। बिना किसी लैंडिंग स्किल के वो जमीन की तरफ गिर रहा है और दर्द फिक्स है। इस फॉल को रोकने का कोई रास्ता नहीं और ठीक जब इम्पैक्ट होने ही वाला होता है, जमीन पर स्प्लैश होने ही वाला था, लेकिन एक पावर यूजर ने उसे कैच कर लिया। विस्काउंट ने उसे पकड़ लिया और अब उसे टीज कर रहा है कि ये मिस्टीरियस चाइल्ड कौन है। उसके फेस से स्वेट टपकने लगा और तभी उसे एहसास हुआ कि मामला कितना सीरियस हो चुका है। वो मौत के बिल्कुल करीब था। तभी एस्टर ने एक लुक दिया, उस मैन की तरफ देखा और तभी सिस्टम ने रियलिटी ट्रिगर की। उसे समझ आया कि वो किसके हाथों में फंसा हुआ है। ये तो हाइफ्रेड है, रॉडेरिक डोमेन का पावरफुल विस्काउंट। एस्टर फ्रीक आउट कर गया क्योंकि ये क्वेस्ट अलग ही टर्न ले रही थी। बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो कहाँ गया है। फिर से एक और एल्महाइम हाउस में। ये कैसा इसेकाई लक है। बेसिकली हाइफ्रेड इस लेवल का बॉस है और हेड ऑफ द फैमिली है। विस्काउंट फैमिली का लीडर जो एल्महाइम की एक मेन ब्रांच है। एल्महाइम फैमिली का मेंबर और ये बंदा तो टॉप टियर रैंकर था। वो 2 विंग्स जिन्हें कभी रॉयल फैमिली की हिफाजत का मेन क्वेस्ट दिया गया था, लेकिन अब हालात बदल गए हैं। बॉस लेवल का खतरा है। एस्टर अब और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड है क्योंकि सिस्टम लॉजिक फेल हो रहा है। हाइफ्रेड को तो किसी कैश सिविल वॉर में ही मर जाना चाहिए था। वो जंग जिसने विस्काउंट फैमिली का पूरा लेवल ही खत्म कर दिया था। इससे उसके डर पे मुहर लग गई है और उसे समझ आ गया है कि ओह, सच में वक्त में पीछे चला चुका है। एक ट्रू इसेकाई मोमेंट। लेकिन वो बहुत दर्द में है क्योंकि उसका मास्टर प्लान पूरी तरह फेल हो गया। वो रॉड्री से दूर भागने की कोशिश कर रहा था, लेकिन किस्मत देखो, रुको, वो तो सीधा अपने भाई के हाथों में जा फंसा। फिर हिफ्रेड की वाइफ ने एस्टर को उठाया जैसे कोई रेयर रैंक आइटम हो। वो हैरान होकर बात कर रही थी कि एस्टर के साथ क्या हुआ। उसे एहसास हुआ कि एस्टर की मैजिक स्किल इतनी ओपी थी कि आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। इतनी पावर कि उसने एस्टर को सीधा आसमान में लॉन्च कर दिया। तो अब उस औरत को समझ आ गया है कि ये कोई नॉर्मल मॉब नहीं है। एस्टर वहां से एस्केप करने की कोशिश कर रहा था क्योंकि वो काफी डर गया था, लेकिन तभी उसने उसके फोरहेड पर किस किया, ये एहसास दिलाने के लिए कि वो सेफ हैंड्स में है। और उस औरत ने उसके चीक स्ट्रोक किए जिससे एस्टर रिलैक्स हो गया। हिफ्रेड ने तब रुको बोलते हुए अपनी वाइफ से कहा कि एस्टर के पास ओपी लेवल पावर है और उसकी बैक पर बना क्रेस्ट ही इसका सॉलिड सबूत है। वो औरत एस्टर को मिरर के पास ले गई ताकि वो अपने बैक की उस सिस्टम क्रेस्ट को देखे और वो दोनों दंग रह गए जब उन्हें समझ आया कि वहाँ 7 विंग्स का साइन है। एस्टर को दर्द तो नहीं हुआ पर वो सरप्राइज था कि उसके पास 7 विंग्स वाला लेजेंडरी क्रेस्ट है। तभी उसे उस वक्त की बात याद आई जो रॉड्रिक ने उसे पहले बताई थी। उसका गेम ओवर हो गया। एस्टर को अब समझ आ रहा है कि उस कमीने ने उसे सिर्फ इसलिए चाहा था ताकि वो सारी 7 विंग्स की ओपी पावर खुद हड़प सके। एस्टर का गुस्सा अब नेक्स्ट लेवल पर है जब उसे ये एहसास होता है कि उसे अपनी पूरी पास्ट लाइफ में एक विंगलेस मॉब बुलाया गया था क्योंकि रॉड्रिक ने उसकी असली लेगेसी चुरा ली थी। फिर हिफ्रेड की वाइफ पूछती है कि वो इस बच्चे के साथ क्या करने का प्लान बना रहा है। जैसे ही एस्टर ने ये सुना वो फ्रीक आउट हो गया क्योंकि वो ये लेजेंडरी पावर एल्महाइम फैमिली के हाथ नहीं लगने देगा, क्योंकि उसे ये पावर चाहिए रॉड्रिक से अपना रिवेंज लेने और उससे हिसाब बराबर करने के लिए। पर शॉकिंग बात तो ये है कि हाइफ्रेड अपनी वाइफ से कहता है कि इन्हें एस्टर को अडॉप्ट कर लेना चाहिए क्योंकि वो अभी एक लेवल 0 का बच्चा है, इतना छोटा कि अभी तक उड़ने की स्किल अनलॉक नहीं हुई और बिना सपोर्ट के कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हाइफ्रेड ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। वो इस छोटे रैंकर को पूरी तरह से गाइड करेगा जब तक एस्टर खुद अपने स्किल्स यूज करके सर्वाइव नहीं कर लेता। तब तक का वक्त हाइफ्रेड का है।
लेकिन तभी अचानक रूम का दरवाजा खुलता है और एक हिडन मूवमेंट डिटेक्ट होती है। सारी लड़कियां फ्लोर पर क्रैश करती हैं। उनका स्टेल्थ मोड कंप्लीटली फेल हो गया। रिवील होता है कि वो तब से बातें सुन रही थीं जैसे कोई हिडन ऑब्जर्वर्स हों। उन्होंने एडमिट किया कि उन्हें एस्टर की बहुत फिक्र हो रही थी, इसलिए वो स्पाइंग कर रही थी। उन्हें समझ आ गया था कि एस्टर की सेफ्टी सबसे ऊपर है और ये एहसास सच था। उनके फेसेस पर एक ब्राइट स्माइल आई, जैसे कोई एस रैंक क्वेस्ट रिवॉर्ड मिल गया हो, क्योंकि उन्हें फाइनली एक छोटा भाई मिल गया। पार्टी में एक नई मेंबर की एंट्री हुई है। घर की लेडी ने उसे एस्टर नाम दिया और यहाँ से हमारे एमसी का नया चैप्टर शुरू होता है। इसके पूरे 10 साल बाद वक्त तेजी से गुजरा और ट्रेनिंग फेज अब खत्म हो चुका है। हाइफ्रिड, एस्टर और उनके साथ एक और मेंबर अब अगले डंजन के लिए तैयार हैं। एल्फिन और उसकी बहनें निकल पड़े हैं स्वॉर्ड डांस के लिए। ये क्वेस्ट तो काफी खतरनाक होने वाली है। ये एक ग्रैंड एनुअल असेंबली है जो हर साल एक बड़े लेवल पर ऑर्गेनाइज होती है। एल्महाइम अम्ब्रेला के अंडर आने वाली एक पावरफुल ड्यूक फैमिली इस इवेंट को होस्ट करती है। देखा जाए तो ये बस एक सोशल गैदरिंग है, लेकिन यहाँ की वाइब किसी डंजन बॉस फाइट जैसे। मार्शल आर्ट्स नोबल फैमिलीज यहाँ गैदर होती हैं अपना असली लेवल और स्टेटस दिखाने के लिए। इन एलीट फैमिलीज के लिए ये एक परफेक्ट जगह है अपनी रैंकिंग और फेथ को और भी गहरा करने की। अपने विश्वास को और मजबूत करने के साथ साथ ये लोग अपनी पावर का भयंकर शो ऑफ करते हैं। स्वॉर्ड्समैन कैंडिडेट्स अपनी स्ट्रेंथ का प्रदर्शन करते हैं ये दिखाने के लिए कि असली ओपी रैंकर कौन है। वो अपने फैमिली नेम का गर्व और बोझ दोनों उठाते हैं। और ठीक उसी वक्त सीन तब बदलता है जब हाइफ्रिड और उसके बच्चे जैसे ही उस लोकेशन पर एंटर करते हैं, सिस्टम अलर्ट ऑन हो जाता है। वहां खड़े बाकी हाई रैंक नोबल्स और स्पेक्टेटर्स की नजर सीधा उन पर जा टिकती है। स्पेक्टेटर्स ने एक पल भी वक्त वेस्ट नहीं किया और फौरन जहर उगलना और फुसर स्टार्ट कर दी। वो सब विकॉन फैमिली का मजाक उड़ाने लगे जैसे वो कोई लो लेवल मॉब फैमिली हो। सबका यही कहना था कि ये फैमिली फिर से यहाँ अपनी बेइज्जती कराने के लिए रुको नहीं रही है। उन्हें लग रहा है कि ये लोग फिर से हार का दर्द सहेंगे, लेकिन उन्हें ये भी पता है एस्टर के बारे में सब जानते हैं, जिसने इस फैमिली में एज एन अडॉप्टेड मेंबर एंट्री ली थी। इस फैमिली में कलेश है क्योंकि इनके पास कोई अपना हेयर नहीं है, इनका कोई वारिस नहीं है। इस सब लोग गुस्से में फुल ऑन रेज कर रहे हैं। इन्हें समझ नहीं आ रहा कि विककाउंट फैमिली ने कितनी बदनामी कर दी है। एल्महाइम फैमिली की रेपुटेशन का रैंक गिर गया है, डिसग्रेस लेवल 100। एल्फिन सब कुछ सुन सकती है। वो मॉब स्पीड पीछे जो भी बकवास कर रहे हैं, वो लोग एस्टर के पीछे बुरा बोल रहे हैं, लेकिन एल्फिन को सब पता है। एस्टर को वो अर्ज करती है, स्ट्रॉन्ग बन, क्वेस्ट अभी बाकी है, इनकी बातों का दर्द मत ले। एस्टर को ये सब अपने दिल पर नहीं लेना चाहिए, उसे एमसी वाइब्स मेंटेन करनी है। एल्फिन ने कहा, जो भी वीकनेस दिखाएगा उसे ये दुनिया बॉस मॉन्स्टर की तरह क्रश कर देगी। और जब वो ये बोल रही थी, एस्टर ने देखा कि उसके हाथ गुस्से से कांप रहे हैं। एल्फिन का एंगर लेवल मैक्स आउट हो गया है। तभी हिफेड ने एस्टर को बताया। एस्टर को हिफेड समझाता है कि जो तुम अभी देख रहे हो वही विककाउंट फैमिली की असली पोजीशन और करंट रैंक है। हिफेड ने एस्टर को रियलिटी चेक दिया और कहा कि तो यही था वो सीक्रेट जो वो उसे दिखाना चाहता था। और वो उससे पूछता है कि क्या वो डिसअपॉइंटेड है उन सब चीजों से जो कुछ भी उसने यहाँ विटनेस किया है। लेकिन असली क्वेस्ट अब शुरू होगा। एस्टर अपने फादर को अश्योर करता है कि वो एकदम फाइन और सेट है इतने ज्यादा हॉस्टाइल और खतरनाक एनवायरनमेंट में रहने के लिए। हिफेड ये सुनते ही किसी ओपी बॉस की तरह जोर से हंसने लगता है जब वो ये सुनता है और एस्टर को बोलता है कि तेरा एटीट्यूड काफी रियश्योरिंग है। अपेरेंटली एस्टर ने पास्ट लाइफ में जब अपना डेब्यू किया था तो सोशल सोसाइटी में वो एल्महाइम फैमिली के लिए एक बड़ा डिस्ग्रेस था, एक ऐसा मॉब कैरेक्टर जिसे कोई रिस्पेक्ट नहीं देता था। और इसी वजह से एल्महाइम फैमिली के लिए जहां वो खड़े हैं वहां काफी बिटर मेमोरीज है, वहां काफी पुराना दर्द जुड़ा है। लेकिन अब वक्त बदल चुका है। वो अब एक टोटली डिफरेंट पर्सन और हाई रैंकर बन चुका है क्योंकि उसके लेजेंडरी 7 विंग्स अब सिस्टम में रिटर्न हो चुके हैं। एस्टर ऊपर देखता है तो उसे अपने पास्ट लाइफ वाले ब्रदर्स दिखते हैं। विंडो से घूरकर किसने उसे किल किया? सिस्टम ने थ्रेट डिटेक्ट कर लिया है। खिड़की से नजर रखते हुए एस्टर अब अपने ग्लोरियस सोशल डेब्यू के लिए सुपर ईगर है। उसे एक ग्रैंड डेब्यू करना है क्योंकि ये एक ऐसा एरा है जहां नाइट्स का राज था। इस एरा में सिर्फ नाइट्स का डोमिनेंस था और माइट ही पावर का असली मास्टरी सोर्स था। ब्लेड की मास्टरी ही सब कुछ थी जो इस सिस्टम में एब्सोल्यूट पीक मानी जाती थी। सोर्ड्समैनशिप का वो एब्सोल्यूट पिनेकल जिसे देखकर किसी भी मॉब की हालत खराब हो जाए। तो बेसिकली वो एब्सोल्यूट सिंबल जो इस पूरे वर्ल्ड को एम्बॉडी करता था, सब कुछ रिप्रेजेंट करने वाला और कोई नहीं बल्कि विंग क्रेस्ट ही था, जो रैंकर लेवल का सिंबल है। विंग क्रेस्ट का जलवा। बालकनी पे खड़े होकर डुअल्स वॉच करते वक्त माहौल गर्म है। डुअल्स को लाइव देखते हुए एल्फिन बात करता है कि यहाँ का सिस्टम कितना ओवरवेलमिंग है, सब कुछ कितना ओपी और ओवरवेलमिंग है। एल्फिन को अब इस पावर का एहसास हो रहा है। एल्फिन को अब समझ आया कि फ्यूरिन और फ्लेयर यहाँ आने में क्यों इंटरेस्टेड नहीं थे। वो दोनों यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन दूसरी तरफ एस्टर के माइंड में कुछ और है। एस्टर उस बात को कभी नहीं भूल सकता कि कैसे उसे सबके सामने एम्बैरस होना पड़ा। इस पूरे इवेंट के दौरान उसे जो दर्द और इंसल्ट फील हुई वो उसके सिस्टम में फीड हो गई है। उसका पास्ट लाइफ का डेटा सिंक हो रहा था। एल्फिन ने नोटिस किया कि हमारा एमसी अपनी ही थॉट्स के डंजन में कहीं खो गया है
और उसने उसका नाम पुकारा ताकि उसे वापस रियलिटी में ड्रैग कर सके। पूछा कि क्या उसका नर्वसनेस लेवल हाई है। एल्फ उसे ब्लेम नहीं करेगी अगर वो थोड़ा पैनिक कर रहा है, क्योंकि ये उसका पहला हाई रैंक सोर्ड डांस फेस्टिवल है। एस्टर ने उसे गारंटी दी कि टेंशन की कोई बात नहीं है, बल्कि उसे बस थोड़ा सा नॉस्टैल्जिक एहसास हो रहा है। इनफैक्ट ये सब देखकर उसे काफी लोथसम यानी घिन आ रही है। हाइफिन ने तब उन बच्चों को बताया कि उसे अब यहाँ से एग्जिट लेना होगा, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग की क्वेस्ट अटेंड करनी है। हाइफिन ने एस्टर को कमांड दी कि वो अपनी बहन की सेफ्टी उसके हाथों में छोड़ रहा है, पर एल्फिन ने तुरंत प्रोटेस्ट किया और अपने फादर को याद दिलाया कि वो तो उससे 1 साल बड़ी है, एस्टर से एज में बड़ी है, लेकिन हमारा एमसीयू से टीज कर रहा है। उससे कह रहा है कि वो कितनी क्लमजी है और इसी वजह से सारा कंट्रोल एस्टर के हाथ में है। फिर हिफेड ने एस्टर को समझाया कि इस गैदरिंग में उसके लेवल के बहुत लोग होंगे और ये एक परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है एक ओपी रैंकर की तरह नए दोस्त और स्ट्रॉन्ग कनेक्शंस बनाने की। लेकिन फिर उसने धीरे से एक सीक्रेट इंस्ट्रक्शन दी और कहा कि ध्यान रखना, किसी को भी इस 7 विंग्स की हिडन पावर के बारे में पता न चले। जब वो चला गया तो एस्टर एक काफी मुश्किल सिचुएशन में फंस गया, क्योंकि उसे एहसास था कि उसके बाप ने जो क्वेस्ट दिया है वो कहने में आसान है लेकिन करना उतना ही मुश्किल। सच तो ये है कि एस्टर अब सोच में पड़ गया है कि वो इस क्राउड में सोशलाइज करके सर्वाइव कैसे करेगा, जब सारे मॉब्स उसके खिलाफ हॉस्टाइल स्टैंड्स ले रहे थे और उस पर एग्रो बढ़ रहा था। तभी एल्फ्रेड ने देखा कि हमारा एमसी एस्टर वहां से मूव आउट कर रहा है और वो पूछती है कि उसका नेक्स्ट डेस्टिनेशन क्या है। एस्टर रिप्लाई करता है कि वो बस निकल रहा है कुछ नए एलाइज बनाने के लिए और वो जल्द ही रॉड्रिक के बेटों के स्पॉन पॉइंट पर पहुंच जाता है। वो रेड हेड डैलस एस्टर से पूछता है कि ये लो लेवल प्लेयर कौन है और एस्टर एक ओपी स्माइल के साथ अपना इंट्रोडक्शन देता है, उस बंदे को फेस टू फेस चैलेंज देते हुए रिवील करता है कि वो उसका ही छोटा भाई है। एस्टर मेंशंस करता है कि उसने डैलस को बाहर से ही स्पॉट कर लिया था, इसलिए उसने डिसाइड किया कि चलो इस रैंकर को हेलो बोल कर आते हैं। डैलस का दिमाग चकरा जाता है, वो टोटली कंफ्यूज हो गया जब तक उसके भाई गियोन ने सिस्टम डेटा अपडेट नहीं किया कि एस्टर वही किड है जिसे उनके बाप ने अडॉप्ट करके घर लाया है। ये पूरा सीन वाइकाउंट फैमिली का है। डैलस को जैसे ही एहसास होता है कि ये एस्टर है, वो एमसी को मॉक करना शुरू कर देता है, हंसते हुए कहता है कि अब उसे असली गेम समझ आ गया है कि एस्टर के नाम में रेगुलर ए की जगह ये एफ इनिशियल्स क्यों हैं। बेसिकली वो उसे एक लो लेवल एफ रैंक कचरा समझ रहा है। एस्टर बिल्कुल म्यूट रहता है क्योंकि उसके दिमाग में सिस्टम की मेमोरीज फ्लैश हो रही हैं। वो भूला नहीं है कि कैसे इन दोनों ने उसकी पास्ट लाइफ में उसका खेल खत्म किया था। एस्टर को यकीन नहीं हो रहा कि वो पुरानी जिंदगी में इतना बड़ा मॉब था। पास्ट लाइफ में ये लोग हमेशा उसे डोमिनेट और इंटिमिडेट करते थे, लेकिन अब जब वो इन्हें देख रहा है तो उसे एहसास होता है कि ये तो बस लेवल 1 के बच्चे हैं जो बड़े बनने का नाटक कर रहे हैं। तभी वहां एल्फिन आती है और एस्टर को इंटरप्ट करते हुए कहती है कि इन लूजर्स पर अपना वक्त बर्बाद मत करो और चलो यहाँ से, और वो हमारे ओपीएमसी को वहां से खींचते हुए ले जाने लगती है। एल्फिन वहां से जा रही थी कि डैलस ने उसे मॉक करने के लिए आवाज दी। वो उससे पूछता है कि क्या वो अब भी एक लो लेवल मॉब की तरह अपने बाप के पीछे छुपी है। सिस्टम अलर्ट, साइकोलॉजिकल टॉन्ट डिटेक्टेड। वो उसे टीज करता है, कहता है कि यहाँ आओ और हमें कंपनी दो जैसे तुम कोई लो टियर एस्कॉर्ट हो। लेवल इंसल्टिंग। एल्फिन ने फाइनली पलटकर डैलस को अपनी कोल्ड गेज दिखाई। उसने डैलस को क्लियर कर दिया कि उसकी बातों में इंटरेस्ट नहीं है। वो डैलस को एक रियलिटी चेक देती है और याद दिलाती है कि मेन और ब्रांच फैमिलीज के बीच कोई मास्टर सर्वेंट वाला कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, दोनों के बीच कोई रैंकिंग सिस्टम नहीं चलता, ये समझाया उसने। फिर एल्फिन उसे वहां से फोर्स के साथ ड्रैग करने की कोशिश करती है, भले ही एस्टर चिल्लाता रहे कि उसका डायलॉग अभी खत्म नहीं हुआ। डैलस का ईगो हर्ट हुआ और उसने डिफिकल्टी लेवल बढ़ाने का सोचा। वो अब चीजों को एक नॉच ऊपर ले जाने के लिए तैयार है, क्योंकि डैलस एल्फिन का मजाक उड़ा रहा है और अपनी गैंग को बता रहा है कि एल्फिन का बाप वही नाइट था जिसने अपनी रैंक खो दी थी और जो किंग को प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, जिस वजह से उसने बहुत दर्द सहा और रॉड्रिक ने पनिशमेंट के तौर पर उसके हाथ काट दिए। क्वेस्ट फेलियर पेनल्टी। डैलस उसे टॉन्ट मार रहा है कि वो बहुत खुश है क्योंकि उसकी रगों में किसी ऐसे एफ रैंक लूजर का ब्लड नहीं बह रहा। एल्फिन इस इंसल्ट को डाइजेस्ट नहीं कर पाई, उसका गुस्सा लेवल अप हो रहा है। वो पीछे मुड़ती है क्योंकि अब सब्र का वक्त खत्म हो गया है। डैलस पर चिल्लाते हुए वो उसे वार्न करती है और बोलती है कि जो बकवास उसने की है उसे वापस ले, क्योंकि वो किसी भी हालत में अपने बाप की बेइज्जती बर्दाश्त नहीं करेगी। लेकिन डैलस तो एक बद ब्लड प्लेयर है, वो रुका नहीं। डैलस ने उस पर वाइन थूक कर उसकी इंसल्ट कर दी। क्रिटिकल डैमेज। डैलस एल्फिन को बोल रहा है कि उसका पैदा होना ही एक गलती थी। एक ऐसी यूजलेस फैमिली में एंट्री हुई है जहां कोई काम का नहीं है, बस सिस्टम एरर है। सिर्फ ऐसी औरतें हैं जो टाइटल इनहेरिट नहीं कर सकती, लेकिन ये गेम अब बदलने वाला है। फिर वो कहता है कि ये कोई बॉलरूम पार्टी नहीं है, समझ ले ये बात अच्छे से, और उसे ऑर्डर देता है कि रैक्स पहन कर आए, क्योंकि यहाँ कोई रॉयल ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, ताकि भीगे वक्त कोई प्रॉब्लम ना हो। अगले मिशन के लिए ये आउटफिट बेस्ट रहेगा। इस गैदरिंग में आने से पहले एस्टर को थोड़ा एहसास हुआ कि शायद वो बदल गया है,
एस्टर थोड़ा वरीड था कि कहीं उसका एमसी वाला किलर इंस्टिंक्ट ठंडा ना पड़ गया हो। उसे लगा कि गुस्सा नहीं आएगा, लेकिन इन मॉब्स को देखकर उसका लेवल अप हो गया। डैलस और ग्री को देखकर भी अगर गुस्सा ना आए तो रैंकर होने का क्या फायदा। लेकिन उन्होंने जो घटिया हरकत दिखाई उसने एस्टर का सारा शक मिटा दिया, क्योंकि अब एस्टर को दर्द देने का मौका मिल गया था। फिर एस्टर ने चिल्लाया, डैलस रुको मत। उसने एक वाइन की बोतल सीधा उसकी तरफ थ्रो की, बिल्कुल ओपी स्टाइल में। बोतल हवा में थी और जैसे ही उसने उसे पकड़ा, एस्टर ने अपना मूव चला दिया। एस्टर ने उसे बीच से ही स्लैश कर दिया। सिस्टम अलर्ट, क्रिटिकल हिट लैंडेड। उसने अपनी सोड घुमाई और सारी वाइन डैलस के सर पर उलट दी। डैलस शॉक हो गया, बेचारे का दिमाग ही काम करना बंद कर गया। एस्टर ने मजे लेना शुरू किया, उसे टीज करते हुए जैसे कोई ओपी रैंकर हो। उसने बोला कि रुको और इस बोतल के कंटेंट को ध्यान से समझ। ये ग्रेप जूस से ज्यादा कुछ नहीं है जो तेरे लेवल का है। तेरे जैसे घमंडी नोबल मॉब कैरेक्टर के लिए यही फिट बैठता है। 3 साल पहले एक ड्यूअल के वक्त एस्टर ने अपनी लिमिट क्रॉस कर दी थी। उसने अपनी पावर पर से कंट्रोल खो दिया क्योंकि एनर्जी ओवरलोड हो गई थी। उसकी बहनों को मौत का एहसास होने ही वाला था। सबको बहुत दर्द मिलता, लेकिन सही वक्त पर हाइफ्रिड ने बीच में आकर इंटरवीन किया ताकि वो एस्टर की इस इनक्रेडिबल पावर को किसी तरह रोक सके। तो यह पहली बार था जब ऐसी तबाही का नजारा दिखा था। हाइफ्रिड ने पहली बार उन 7 विंग्स को रियल एक्शन में देखा। हिफ्रिड को समझ नहीं आ रहा था और वो हैरान था, क्या एस्टर या कोई और भी इस ओपी पावर को कंट्रोल कर पाएगा खुद को लेवल अप करने में। अब प्रेजेंट डे में हिफ्रिड अभी भी उस इंटेंस मीटिंग के बीच में फंसा हुआ है। तभी एक सर्वेंट रश करके हिफ्रिड को अलर्ट करता है कि सिस्टम में कुछ तो अबनॉर्मल है। जब लोग पूछते हैं कि सर्वेंट का इशू क्या है, तो वो उन्हें बताता है कि ब्रांच फैमिली के बच्चे और मेन फैमिली के रैंकर्स एक हाई स्टेक्स डुएल में भिड़ चुके हैं। हिफ्रिड को यह सुनते ही बड़ा शॉक लगता है। उसे एहसास होता है कि पंगा बड़ा है और वो तुरंत वहां से रश करता है। रास्ते में वो अल्फान से मिलता है और उससे पूछता है कि यह नया क्वेस्ट क्या है। लेकिन दूसरी तरफ क्लैन के एल्डर्स भी हर तरफ फुल स्पीड में भाग रहे हैं ताकि इस बॉस लेवल डुएल का एक्शन देख सकें। अल्फान और हिफ्रिड भी उनके साथ ज्वाइन हो गया है और सब बालकनी पर खड़े हैं ताकि वो इस खतरनाक डुएल का लाइव एक्शन देख सकें। लेकिन एल्डर्स तो बहुत एक्साइटेड है और उनका हाइप लेवल ओपी है, क्योंकि उन्हें पता है कि अब यहाँ कितना भयानक केओस होने वाला है और इस फाइट का आउटकम डिसाइड करेगा कि आगे क्या होने वाला है। डैलस ने एस्टर को स्कोल्ड किया और उसे फूल बोला, क्योंकि उसने सीधा उनके ड्यूकल हाउस के एलीट से पंगा लिया है। वो उसे याद दिलाता है और एहसास कराता है कि वो सिर्फ एक हाफ ब्रीड मॉब है जो वाइल्ड जोन में पैदा हुआ है। डैलस ने एस्टर से पूछा कि क्या वो इतना बड़ा मूर्ख है कि वो उनके बीच का पावर डिफरेंस समझ नहीं पा रहा, क्योंकि डैलस के पास एक पावरफुल 4 विंग्ड क्रेस्ट की स्किल है। वहां खड़े लोग तो डैलस का इनसेन पोटेंशियल देखकर दंग रह गए और सबको लग रहा है कि डैलस का लेवल एस्टर से बहुत ज्यादा ओपी है। सबका मानना है कि यही सॉलिड वजह है कि वो ड्यूक का एयर है। अपनी 2 तलवारें निकालते हुए डैलस एस्टर को टीज करता है और बोलता है कि दिखा दे सबको अपना क्रेस्ट, अनलेस तुझे उसे दिखाने में शर्म आ रही हो। एस्टर तब जवाब देता है कि वो उतना गिरा हुआ नहीं है जितना वो जो एक मामूली से पैटर्न को हर जगह फ्लॉन्ट करता फिर रहा है। ये सुनते ही डैलस का गुस्सा लेवल अप हो गया, लेकिन एस्टर अभी रुकने वाला नहीं। एस्टर ने कहा कि डैलस को आल्फिन से माफी मांगनी पड़ेगी अगर वो इस डुएल में जीत जाता है, और डैलस अग्री करता है, पर वो थ्रेट देता है कि एस्टर को वो अपना पर्सनल पालतू कुत्ता बना लेगा अगर ये बैटल उसके फेवर में फिनिश हुई तो। जीत की लालच में डैलस ने एस्टर की तरफ डैश किया, बिल्कुल एक अग्रेसिव रैंकर की तरह। वो एस्टर को धमकी दे रहा है कि इस डुएल के बाद वो उसे मौत के घाट उतार देगा। डैलस ने जीतने के जुनून में अपनी स्वॉर्ड एस्टर पर स्विंग की। एस्टर ने अटैक ब्लॉक तो किया, लेकिन ये तो बस शुरुआत थी। सिस्टम अलर्ट, हैवी इंपैक्ट डिटेक्टेड। लेकिन उस अटैक का फिजिकल फोर्स इतना खतरनाक था कि इंपैक्ट एस्टर की बॉडी में फील हुआ। ये फोर्स इतना ओपी था कि इसने एस्टर को पीछे धकेलने पर मजबूर कर दिया। एस्टर पीछे हटा और उसके हाथ में जबरदस्त वाइब्रेशन और दर्द का एहसास होने लगा। डैलस रुका नहीं और फिर से फुल स्किल अटैक मोड में आ गया। वो एस्टर को दिखा रहा है कि असली हाई रैंकर पावर क्या होती है। ये है 4 विंग क्रेस्ट की असली पावर। समझ लो एस्टर, तुम्हारा सामना एक मॉन्स्टर से है। वो लगातार स्विंग्स करता रहा और एस्टर को सिर्फ डिफेंसिव पोस्चर में लॉक कर दिया। एस्टर अब बस खुद को बचा रहा है। तभी वहां खड़े एल्डर्स ने एक बात नोटिस की। फाइट देख रहे एल्डर्स ने एडमिट किया कि डैलस की स्वॉर्ड्समैनशिप अभी भी काफी इमेच्योर है,
क्योंकि डैलस का स्किल लेवल लो है इसलिए उसका स्टाइल थोड़ा अजीब लग रहा है, लेकिन वो अपनी इस कमी को अपनी क्रेस्ट की रॉ पावर से कॉम्पेंसेट कर रहा है। इसकी मैजिकल पावर इतनी ओपी और ओवरवेलमिंग है और यही वजह है कि जिनके पास ये क्रेस्ट होता है उन्हें सिस्टम में हमेशा एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। सिंपल लॉजिक से समझो तो अगर एक सिंगल विंग क्रेस्ट के अंदर छुपी हुई मैजिक पावर एक मोमबत्ती की लौ जैसी है, तो फिर 4 विंग्स के अंदर की हिडन मैजिक पावर तो सीधा एक महाधमाका है। डैलस अपना फुल प्रेशर बनाए रखता है, एस्टर को पूरी तरह ओवर पावर करते हुए उससे पूछता है कि तेरा वो शुरुआती एक्साइटमेंट और जोश कहाँ गायब हो गया। वो उसे सवाल करता है कि क्या तू ही नहीं था जो थोड़ी देर पहले मुझे माफी मंगवाने की धमकी दे रहा था। करना जारी रखता है और उस पे लगातार अटैक्स करते हुए उसे उकसाता है कि दिखा मुझे अपना असली लेवल। फिर कुछ ही पलों में डैलस एक ऐसा डेडली अटैक लैंड करता है जो उसे लगता है कि डुएल खत्म होने ही वाला था, लेकिन एस्टर ने बॉस लेवल मूव से स्ट्राइक ब्लॉक कर दिया। माना उसकी पूरी बॉडी में स्वेल होने लगा और ऑरा एकदम ओपी हो गया। एस्टर ने डैलस को सीधा पीछे उड़ाया और दिखा दिया कि असली रैंकर कौन है। एस्टर ने कहा, अब रुको, तू बहुत ज्यादा बकबक कर रहा है। एस्टर पिछले 10 सालों से सिर्फ यही एक स्किल ग्राइंड कर रहा था ताकि सही वक्त आने पर वो अपना असली बदला पूरा कर सके। उन सब से जिन्होंने उसके साथ गलत किया अब उन्हें दर्द का एहसास होगा। एस्टर ने डैलस की तरफ लीप मारी, बिल्कुल एक हाई रैंकर की स्पीड से। एक ऐसा पावरफुल स्ट्राइक मारा कि डैलस का पूरा बैलेंस ही बिगड़ गया। डैलस सीधा अपने घुटनों पर गिर गया। डिफीट का एहसास होने लगा। अटैक ब्लॉक करते वक्त डैलस टूट गया और गियोन ये देखकर डर गया। गियोन शॉक में है क्योंकि उसका भाई अब एक मॉब की तरह पीछे धकेला जा रहा है। डैलस को समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है, क्योंकि वो एक 4 विंग्ड क्रेस्ट ओनर है। उसे लगा था वो इनविंसिबल है। तो क्या हुआ अगर वो क्रेस्ट ओनर है? एस्टर का सिस्टम अब बिल्कुल अलग है, लेकिन अब ये लो लाइफ तो उसे ओवरवेल्म कर रहा है। सिस्टम ने पावर गैप दिखा दिया है। जिसे ये घटिया समझ रहा था वही आज रैंकर की तरह खेल रहा है। ऑडियंस शॉक में है। फाइट में डैलस सर्वाइव करने की कोशिश कर रहा है, पर एमसी के अटैक्स का लेवल ही अलग है। डैलस फाइट में बने रहने के लिए स्ट्रगल कर रहा है और दूसरी तरफ फ्रिट को एहसास हो गया है कि मामला अब बहुत गंभीर होने वाला है। अलर्ट लेवल रेड, चीजें बहुत बुरी होने वाली हैं। एस्टर इस फाइट में पूरी तरह इमर्स्ड है, जैसे कोई हाई लेवल स्किल एक्टिव हो। एस्टर बिल्कुल फोकस में है क्योंकि उसे पिछली जिंदगी का वो दर्द याद आ गया है। उसे वो वक्त याद है जब डैलस और ग्रीन उसकी पिछली लाइफ में उसका हाथ काट दिया था और फिर उसे मार डाला था। रिवेंज क्वेस्ट अब कंप्लीट होने वाला है क्योंकि ये उसकी आखिरी गलती थी। मौत को इतने करीब देखकर डैलस को अपनी पूरी लाइफ फ्लैश होती दिखी। गेम ओवर फील हो रहा है। डैलस अब गिदगिदा रहा है और भीख मांग रहा है। एस्टर रुको, बस भी करो। तो उसी वक्त वाइसकाउंट ने एस्टर पर चिल्लाते हुए इंटरफेयर करने की कोशिश की। वाइसकाउंट ने एस्टर पर चीखते हुए उसे रुकने को कहा और कमांड दी, अपने ऊपर काबू रखो। इन दोनों के बीच का क्लैश अब बॉस लेवल इंटेंसिटी तक पहुंच गया है। दोनों एंड्स के बीच एक मैसिव एक्सप्लोजन हुआ और जब स्मोक क्लियर हुआ तो एस्टर ने डैलस की सोर्ड के टुकड़े कर दिए थे। डैलस का सर बस बाल बाल बचा क्योंकि एस्टर ने उसकी सोर्ड को सीधा उसके दोनों पैरों के बीच जोर से स्मैक किया था। मौत को इतने करीब देखकर डैलस की हालत खराब हो गई। उसने डर के मारे पैंट गीली कर दी और एस्टर ने उसे मॉक किया। उसने डैलस का वैसे ही मजाक उड़ाया जैसे उसने पहले इनका उड़ाया था और कहा कि अगली बार रैग्स लपेट कर आना ताकि गीला होने पर तुम्हें कोई फर्क ना पड़े। एस्टर ने अपनी सोर्ड शीथ की और एक ओपी रैंकर की तरह ऐलान किया कि अब वो पहले वाला विंगलेस एस्टर जैसा मॉब कैरेक्टर नहीं रहा। बस ये बात समझकर ही उसे काफी सुकून महसूस हुआ। लेकिन रुको, अचानक एस्टर को एक बहुत ही खतरनाक ऑरा का एहसास हुआ। उसका वक्त पलटने वाला था जब उसने अपने पीछे एक ओवरवेलमिंग प्रेजेंस देखी और जैसे ही वो मुड़ा उसे मौत के असली दर्द का डर महसूस हुआ। आसपास देखते ही उसे एहसास होता है कि यह कोई और नहीं बल्कि उसका आर्च नेमेसिस रॉड्रिक है जो सामने खड़ा है। दूसरी तरफ स्पेक्टेटर्स का दिमाग सुन्न हो गया है और सब शॉक में है क्योंकि किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एस्टर जैसा प्लेयर जो एक ऑर्डिनरी ब्रांच फैमिली से है वो मेन फैमिली के बेटे को ऐसे नॉकआउट कर देगा। लेकिन अब गेम पलट गया है। सब समझ गए हैं कि अब चीजें एक्सट्रीम कॉम्प्लिकेटेड होने वाली हैं क्योंकि रॉड्रिक जैसा रैंकर कभी साइलेंट नहीं बैठेगा जबकि उसे मिट्टी में घसीटा गया हो। रॉड्रिक अब सीधा अरीना के अंदर एंटर करता है और एस्टर की तरफ बढ़ता है, लेकिन हमारा एमसी एस्टर अपना सर तक नहीं झुकाता और पूरा ताशन दिखाते हुए सीधा रॉड्रिक की आंखों में आंखें डालता है। रॉड्रिक उसके सामने एक बॉस लेवल एनिमी की तरह टावरिंग खड़ा है, लेकिन एस्टर अपनी कोल्ड ऑरा मेंटेन रखता है और सीधा उस बंदे की आंखों में देखते हुए आंखें। डैलस ने फौरन अपने बाप को पकड़ लिया। उसे लगा कि सिस्टम ने रेस्क्यू भेज दिया है। उसे लग रहा था कि उसका बाप उसकी हेल्प करेगा, लेकिन ये तो बस उसकी गलतफहमी थी। एकदम स्पॉइल्ड ब्रैड की तरह उसने अपने बाप को बताया कि एस्टर ने मेन फैमिली की इंसल्ट की है,
डैलस ने कहा कि एस्टर ने मेन फैमिली के अगेंस्ट जाने की जुर्रात की है, भले ही वो एक लो रैंक हाफ ब्रीड हो। उसने अपने बाप को भड़काया कि एस्टर ने रूल्स को डिफाई किया है, जबकि वो सिर्फ एक हाफ ब्रीड मॉब है। डैलस अपने बाप को अर्ज करता है कि अपनी ओपी पावर यूज करके एस्टर को सबक सिखाएं। लेकिन सडन प्लॉट ट्विस्ट, रॉड्रिक ने अपनी सॉर्ड सीधा डैलस के हाथ के आर पार कर दी। रॉड्रिक ने बिना किसी हेजिटेशन के अपनी सॉर्ड डैलस के हाथ में घुसा दी। सीन एकदम डार्क हो गया। उसने डैलस का हाथ सॉर्ड के साथ जमीन में ठोक दिया, कोई रहम नहीं दिखाया। रॉड्रिक ने इतनी जोर से फोर्स लगाया कि डैलस का हाथ जमीन में धंस गया सॉर्ड के साथ। इस ब्रूटल मूव से डैलस का राइट हैंड पूरी तरह शैटर हो गया। गेम ओवर फॉर हिज हैंड। गियोन समेत वहां मौजूद हर कोई शॉक में रह गया। किसी को इस मूव का एहसास नहीं था। सबकी फट गई ये देखकर, और रॉड्रिक ने डैलस को बिरेट करते हुए सुनाना शुरू किया। रॉड्रिक ने चिल्लाते हुए कहा कि तूने हमारी फैमिली के नाम पर धब्बा लगा दिया है, तूने हमारी नोबल फैमिली की रेपुटेशन को कचरे में मिला दिया है, तू इस लायक नहीं। कीचड़ में होने के बाद भी उस मॉब के पास स्माइल करने का गट्स है। फिर रॉड्रिक अपनी सॉर्ड निकालता है, एक हाई लेवल बॉस की तरह गुस्से में, और हाईफ्रेड को तुरंत एहसास हो जाता है कि ये सीन अब कहां जा रहा है। वो रॉड्रिक पर चिल्लाता है रुको, लेकिन सिचुएशन अब कंट्रोल से बाहर है। लेकिन रॉड्रिक अपनी सॉर्ड उठाता है। उसकी एनर्जी एक डेडली रैंकर जैसी है। वो अपने बेटे को खत्म करने के लिए रेडी है, क्योंकि उसने उसे एम्बारस किया। वो उसे कहता है कि तेरी औकात नहीं है कि तू कोई सॉर्ड पकड़ सके, तेरे अंदर सॉर्ड होल्ड करने का वो पोटेंशियल और जज्बा है ही नहीं। पर तभी हमारा ओपीएमसी एस्टर डैलस और उसके बाप के बीच जंप मारता है। रॉड्रिक उससे सवाल करता है कि तू मेरे जजमेंट के बीच में क्यों आ रहा है? डैलस का फेट डिसाइड करना मेरा काम है, तो तू क्यों इंटरफेयर कर रहा है? एस्टर रिप्लाई देता है कि डैलस ने अभी तक एल्फिन से माफी नहीं मांगी है। तो जब तक ये क्वेस्ट पूरा नहीं होता तब तक ये मर नहीं सकता। वो रॉड्रिक को समझाता है कि उसके जजमेंट का वक्त अभी नहीं आया है। डैलस के साथ जो चाहे वो करने के लिए एस्टर अब फ्री है, बस सही वक्त का इंतजार है। लेकिन पहले उसे एल्फिन से माफी मांगनी होगी। रॉड्रिक को तो ये देखकर बड़ा दर्द हो रहा है। रॉड्री बिल्कुल पिस्ड है, क्योंकि एस्टर ऐसे एक्ट कर रहा है जैसे कोई हाई लेवल एमसी हो। वो दिखा रहा है कि वो इस फैमिली का मेंबर है। रुको और देखो अब क्या होता है, क्योंकि वो अडॉप्टेड है। तो एस्टर ने रिप्लाई दिया जैसे कोई प्रो रैंकर किसी को चैलेंज कर रहा हो। वो उसे समझाता है कि वो वाइस काउंट का ही बेटा है, कोई लो लेवल मॉब नहीं। वाइस काउंट का वारिस होने के नाते, और भले ही उनका आपस में ब्लड रिलेशन ना हो, लेकिन एक नाइट का प्राइड और उसकी लेगेसी का एहसास उसे पूरी तरह से है, और एक पूरे हाउस होल्ड का वेट कैरी करना उसने अच्छे से सीख लिया है। ये सारी स्किल्स उसने अपने पिता से बहुत बेहतरीन तरीके से लर्न की है। तो रॉड्री ने सोचा कि अब इसी बात को एस्टर के खिलाफ एक डेडली स्किल मूव की तरह यूज करेगा। एस्टर के खिलाफ बोलते हुए उसने कहा कि वाइस काउंट हाउस का मेंबर होने के नाते, इस प्रेस्टीजियस हाउस का पार्ट होकर उसने तो पूरा सिस्टम ही ग्लिच कर दिया है, और उसने बिना किसी वजह के इस खानदान की रेपुटेशन और रैंक को मिट्टी में मिला दिया है। ये मेन फैमिली किंग की सोट का प्राइड है, और यही इनका असली रुतबा है, किंग सोट का सम्मान। रॉड्री ने एस्टर को समझाया कि जो अभी यहाँ हुआ है उसे इतनी आसानी से समझ मत लेना, क्योंकि इसे बचपन का मामूली झगड़ा कहकर खत्म नहीं किया जा सकता। सिस्टम अलर्ट। वो उसे याद दिलाता है कि जब हाईफ्रेड से गलती हुई तो उसने अपने हाथ की कुर्बानी दी थी, क्योंकि प्राइस तो देना ही था। फिर रॉड्री ने पूछा कि अब तेरा क्या प्लान है और तू क्या सैक्रिफाइस करेगा? लेकिन एस्टर ने सीधा जवाबी हमला किया और रॉड्री को बताया कि जो हुआ वो कोई भाइयों के लिए नहीं थी, बल्कि एक लेजिटिमेट ड्यूअल था, जहां सिर्फ रैंकर लेवल के स्टिल चलती हैं। एस्टर ने रॉड्री को कहा कि उसने तो बस हाउस ऑफ वाइस काउंट पर हुए इंसल्ट्स का जवाब अपनी ओपी ब्लीड से दिया है, और कुछ नहीं, बस अपनी सोच से उनका मुंह बंद किया। और फिर उसने रॉड्री को वो बात याद दिलाई जो उसने पहले कही थी, जो लोग अपना बदला नहीं ले सकते उन्हें सोड उठाने का कोई हक नहीं है। एस्टर ने यह बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि उसका इरादा अपने सर के एक बाल तक का भी बलिदान देने का नहीं है। तभी वहां एक एल्डर जो कि अर्ल रैंक का है, एस्टर का ओपी करेज देखकर दंग रह गया। उसे यकीन नहीं हो रहा कि एस्टर सिर्फ 10 साल का है या कोई हाई लेवल रैंकर। एस्टर की बातें सुनते ही रॉड्री ने उससे फौरन अपना स्टैंस लेने को कहा, और हमारा एमसी तुरंत डिफेंसिव पोजीशन में आ गया। लेकिन फिर रॉड्री ने एक ऐसा हिट मारा कि एस्टर सीधा उड़ता हुआ दीवार में जा घुसा, और वहां एक खतरनाक एक्सप्लोजन हुआ। ये देखकर सब लोग पूरी तरह शॉक हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि इतने दर्द के बाद एस्टर खत्म हो गया। रुको, क्या बॉस लेवल का ये अटैक एमसी को हरा पाएगा? हिफ्रेट पूरे गुस्से में अपने भाई पर लीप करता है, बिल्कुल एक बॉस फाइट की तरह। वो अपनी सोर्ड से स्ट्राइक करता है, पर रॉड्री ने उस अटैक को ब्लॉक कर दिया। हिफ्रेट ने रॉड्रिक को किया और सीधा एस्टर की तरफ डैश लगाई। बैटलफील्ड से धूल साफ हुई और सिस्टम ने सीन क्लियर कर दिया। उसने देखा कि एस्टर की सोर्ड टूटकर ग्राउंड पर गिरी थी, ड्यूरेबिलिटी 0 हो चुकी थी। लेकिन सरप्राइज, हमारा एमसी एस्टर अभी भी वहां खड़ा था। हार मानने का सवाल ही नहीं था। उसने सोर्ड का बचा हुआ हिस्सा पकड़ा हुआ था, जैसे कोई जिद्दी रैंकर हो। वो खुद को डिफेंड करने के लिए रेडी था, भले ही उसका एचपी कितना भी लो क्यों ना हो।
उसके चेहरे पर हार्डकोर नफरत थी, जैसे कोई अवेकनिंग होने वाली हो। जब रोड्रिक ने ये देखा तो उसे एहसास हुआ कि बात अब हाथ से निकल चुकी है। वो बस पीछे मुड़ा और बिना कुछ कहे वहां से निकल गया। डैलस भी एक साइड मॉब की तरह उसके पीछे पीछे चला गया। एस्टर का बैलेंस बिगड़ने लगा। उसका स्टैमिना बार पूरी तरह एम्प्टी हो चुका था, लेकिन हिफ्रेड ने उसे गिरने से पहले ही कैच कर लिया। क्या क्लच सेफ था। अपनी बची कुची स्ट्रेंथ और आखिरी सांस के साथ एस्टर ने अपने बाप को बताया कि उसने सब प्रोटेक्ट कर लिया। एल्फिन ने अपना वादा पूरा किया, बिल्कुल प्रो प्लेयर की तरह, और हिफ्रेड एस्टर को सल्यूट करता है, बोलते हुए कि तू बिल्कुल मैग्निफिसेंट और ओपी लेवल पर था। लेकिन वही तरफ एक एल्डर ने रोड्रिक का मजाक उड़ाया और बोला कि तूने तो एकदम बचकानी और लो लेवल मूव चली है। रॉड्रिक ने बात मानी, लेकिन कहा कि फैमिली की रेपुटेशन पूरी तरह शैटर हो जाती अगर एस्टर को उसने पूरी तरह हावी होने दिया होता तो, इसलिए उसने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज किया, समझ गए। एल्डर ने फिर एस्टर को एक राइजिंग स्टार बुलाया, क्योंकि उसके पास वो स्ट्रेंथ और ऑडेसिटी थी कि वो ग्रेट रैंकर रॉड्रिक के सामने खड़ा हो सके। एल्डर्स ने एडमिट किया कि एस्टर का डेब्यू सोसाइटी में बेस्ट था इस क्रेजी स्टंट के बाद। तभी उन एल्डर्स में से एक वो कह रहा है कि उसे सच में डर था कि एल्महाइम फैमिली शायद 2 हिस्सों में टूट जाएगी, क्लैन कोलैप्स हो जाएगा। लेकिन रॉड्री उसे कहता है कि अभी इतनी जल्दी खुश मत हो, क्योंकि डिसरप्शन का एक भयानक एरा उनके बिल्कुल सामने खड़ा है। वो इसे एक ऐसा महातूफान कहता है जो इतना बड़ा है कि शायद ये पूरी दुनिया को 2 या 3 हिस्सों में बांट देगा। जब एस्टर अपनी टेरिटरी वापस आया तो उसने खुद को पूरी तरह हार्डकोर ट्रेनिंग ग्राइंडिंग में झोंक दिया। वो अपने हर एक स्पारिंग पार्टनर को कुत्ते की तरह धो रहा है। अब किसी मॉब में इतनी हिम्मत नहीं कि उसके सामने खड़ा हो सके। सबका मानना है कि सोर्ड डांस असेंबली में जो कुछ भी हुआ वही उसके लिए लेवल अप करने का असली मोटिवेशन बन गया। सर्वेंट्स और गार्ड्स भी बहुत ज्यादा खुश दिख रहे हैं, क्योंकि उनका एमसी अब पहले से कहीं ज्यादा ओपी बन गया है। गार्ड्स भी काफी खुश है कि एस्टर ने सबको हराकर डोमिनेंस दिखाई। डैलस का माहौल गर्म है, क्योंकि मेन फैमिली ने उनका जीना बहुत लंबे वक्त से मुश्किल कर रखा था। लेकिन अब हमारा एमसी एस्टर फुल कॉन्फिडेंट है कि असेंबली में उसने जो धमाका किया है वो उन सब लोगों की बोलती बंद कर देगा जो वाइकाउंट फैमिली को हमेशा से मॉब समझकर चिढ़ाते थे। मगर रुको, उसका असली टारगेट तो अब वो बॉस रॉड्रिक ही है। हालांकि उसे एहसास है कि अपने इस करंट लेवल पर वो रॉड्रिक को डिफीट नहीं कर सकता, तो एस्टर को समझ आ गया है कि विंग क्रेस्ट तो बस एक रैंक और लेटेंट मैजिक पावर का इंडिकेटर है, लेकिन असली गेम तो अब शुरू होना बाकी है। एस्टर अब तक उन 7 विंग्स की ओपी पावर को ड्रॉ नहीं कर पाया, क्योंकि सबको पता है कि सिर्फ हाई रैंक के साथ पैदा होने का मतलब कुछ नहीं होता जब तक आपके पास असली पावर और स्किल ना हो, अगर कोई अपनी इस ओपी पावर को उसके फुल पोटेंशियल तक ले जा सके। एस्टर चाहता है कि वो इन 7 विंग्स की असली पावर को टेस्ट करे, उसकी एक्सट्रीम लिमिट्स तक, बिना ये सोचे कि ये कब रैम्पेज करेगा। इससे पहले कि उसे एहसास हो, उसने ट्रेनिंग ग्राउंड के हर एक मॉब को ढेर कर दिया, और तभी एल्फिन वहां एंट्री मारती है। वो एस्टर को बताती है कि उनके फादर ने उसे समन किया है, और एमसी एस्टर बिना वक्त गवाए अपना काम वहीं ड्रॉप कर देता है। जैसे ही वो निकलता है तो नोटिस करता है कि उसकी सिस्टर ट्रेनिंग आउटफिट में है। वो उसे टीज करता है और उसे याद दिलाता है कि उसने कहा था यह आउटफिट बेकार है, इसलिए उसे ये पहनना पसंद नहीं। एल्फिन अपने भाई को बताती है कि इस सिस्टम में हर चीज के लिए बैलेंस जरूरी है, और ये देखकर एस्टर ने उसे रीथिंक करने पर मजबूर कर दिया कि वो और ज्यादा ऐसे नहीं रह सकती। अब उसे समझ आ गया था कि पुराने रास्ते बंद हो चुके हैं। फिर वो एस्टर को ऑर्डर देती है कि वापस आने के बाद उसे उसके साथ कड़ी ट्रेनिंग करनी होगी। एस्टर ये सुनकर स्माइल करता और अपनी बहन से एक रिक्वेस्ट करता है कि सिस्टर, थोड़ा रहम दिखाना और मुझ पर ज्यादा सख्ती मत करना। कुछ ही वक्त बाद एस्टर अपने बाप के ऑफिस के चेंबर में एंटर करता है और सीधा पूछता है कि क्या कोई नया टास्क या मिशन है। हाइफ्रेड उसे शांति से बैठने को बोलता है, और जब एस्टर बैठता है तो हाइफ्रेड ने उसे रुकने को कहता है और पुरानी फाइल्स अनलॉक करता है। वो एस्टर को याद दिलाता है कि तकरीबन 10 साल का वक्त गुजर चुका है जब उन्होंने उसे इस फैमिली में एक नए रैंकर की तरह वेलकम किया था। उसका बाप कहता है कि वो उसके लेवल अप होने का इंतजार कर रहा था, क्योंकि वो चाहता था कि एस्टर थोड़ा बड़ा और ओपी हो जाए। लेकिन अब उसने अपना इरादा बदल लिया है और एक रेयर आइटम की तरह एक रिंग बाहर निकाली जिसमें लाल ज्वेल है, और हमारे एमसी एस्टर को बताया कि यही अगला लेवल अप बनने का असली सबूत है, हेडशिप का टैग। हाइफ्रेड ने एस्टर पर बॉम्ब फोड़ा बिना किसी दर्द या हिचकिचाहट के, और उसे बताया कि वो चाहता है कि एस्टर ही बने इस पूरे परिवार का अगला हेड। हमारा एमसी एस्टर ये सुनकर बिल्कुल खामोश रहा। रुको, एस्टर ने कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन हाइफ्रेड ने अपनी बात जारी रखी और एस्टर को ये समझ लेने को कहा और एहसास दिलाया कि उनका विस्काउंट हाउस फिलहाल एक प्रेकेरियस यानी बहुत ही खतरनाक पोजीशन में है, लेकिन फिर भी वो अभी तक एक असली और ताकतवर एल्महाइम फैमिली की ब्रांच है, और क्योंकि उनके
उनके पास खुद की टेरिटरी है जिसे प्रोटेक्ट करना ही उनका मेन मिशन है। तो हाइफ्रेड ने समझाया कि वो अगले हेड की सीट को इस वक्त खाली नहीं छोड़ सकते। सीट खाली रही तो रैंक गिर जाएगी। फिर एमसी एस्टर ने एक सवाल पूछा। उसके फादर ने पूछा कि क्या उसकी सिस्टर्स इस डील से ओके हैं, और तभी हाइरेड ने कहा कि वो इसी वक्त नाइट एकेडमी की तरफ निकल रहा है ताकि अपनी सिस्टर्स को अपडेट दे सके। एस्टर ने रिप्लाई दिया कि उसे समझ आ रहा है कि उसकी सिस्टर्स माल्फा और कूडो, जो नाइट एकेडमी की हाई टियर रैंकर्स हैं, वो इससे डिसएग्री करेंगी, स्पेशली कूडो। एस्टर ने बताया कि कूडो बेसिकली उससे नफरत करती है क्योंकि वो एक लड़का पैदा हुआ और ऊपर से उसे 7 विंग्स जैसा ओपी सिस्टम ब्लेसिंग मिला है। एस्टर तब खड़ा हुआ और अपने फादर से बोला कि वो नेक्स्ट हेड बनने का लोड नहीं ले सकता, लेकिन उसने याद दिलाया कि ये कोई आम लेवल का काम नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी मैजिक तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा और इस डेडली प्रोसेस के दौरान उसने अपनी ही बहन को लगभग खत्म ही कर दिया था। एस्टर अपने पिता को समझाता है कि गुस्से में आई बहन को मनाने का अब कोई क्वेस्ट ऑप्शन नहीं बचा, और जैसे ही वो वहाँ से निकलता है, हाइफ्रेड उसे रोक कर कहता है कि उसे हमेशा से एस्टर पर शक था कि क्या वो सच में एक बच्चा है या कोई हिडन लेजेंडरी रैंकर। हाइफ्रेड ने तब रिवील किया कि उसे पहले एहसास हुआ था कि वो रिंग एक बेहतरीन रिवॉर्ड होगी इस स्वॉर्ड डांस असेंबली के लिए, लेकिन अब लगता है एस्टर के स्टैट्स के लिए कोई और ही ओपी लूट चाहिए। फिर वो बंदा एक मिस्टीरियस बॉक्स निकालता है और उसे ओपन करके एस्टर को दिखाता है। फिर वो बॉक्स खुलता है जिसके अंदर से मैजिक स्वॉर्ड ग्राम की पावर रिवील होती है, जो कि काफी मिस्टीरियस है क्योंकि ये स्वॉर्ड दिखने में तो एक डैगर जैसी है। हाइफ्रेड एस्टर को इस वेपन की अहमियत समझाते हुए बताता है कि ये वो ओपी तलवार है जो 7 विंग्स की हिडन पावर को कंट्रोल कर सकती है। पावर डिटेक्ट हो गई। मीटिंग खत्म होने के बाद हाइफ्रेड एस्टर को लेकर सीधा ऑफिस से निकलकर जंगल की तरफ निकल गया। एस्टर थोड़ा शॉक था कि उन्हें इतनी दूर सिर्फ एक स्वॉर्ड दिखाने के लिए क्यों जाना पड़ रहा है, सिर्फ एक वेपन की ट्रायल के लिए इतना लंबा रास्ता। एस्टर को कुछ समझ नहीं आया। तब हाइफ्रेड ने उसे समझाया कि ये सेफ्टी प्रिकॉशन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि एस्टर की डिस्ट्रक्टिव पावर के सामने ये प्रिकॉशन तो बनता है। हाइफ्रेड जानता है कि वो कोई रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि एस्टर एक ओपी रैंकर है, क्योंकि एस्टर चीजें तबाह करने के लिए मशहूर है। इसका मतलब साफ है कि ट्रेनिंग हॉल इस स्वॉर्ड को ट्राई करने के लिए बिल्कुल गलत जगह होती। अगर वहाँ टेस्ट करते तो हॉल मिट्टी में मिल जाता। फिर हाइफ्रेड ने बताया कि ग्राम एक ऐसी लेजेंडरी मैजिक स्वॉर्ड है जो लेगेसी की तरह चलती है। ये कोई आम तलवार नहीं बल्कि एक हाई टियर आइटम है जो सदियों पुरानी है, और सिस्टम के मुताबिक ये सिर्फ खानदान के सबसे बड़े बेटे को ही मिलती है, एल्महाइम फैमिली की लेगेसी। हाइफ्रेड ने मेंशन किया कि उसने जानबूझकर ये स्पेशल स्वॉर्ड मंगवाई मेन हाउस से सिर्फ उसके लिए, क्योंकि ये एस रैंक क्वेस्ट थी। हिफ्रिड ने फिर उस कपड़े को हटाया जो सॉर्ड को शीत कर रहा था, और एस्टर शॉक हो गया ये देखकर। रुको, ये तो बस एक सॉर्ड हिल्ट है जिसका बेस छोटा है। हिफ्रिड में एस्टर को ये समझाई कि इस सॉर्ड में ब्लेड नहीं है, लेकिन अगर तुम इसमें मैजिक पावर का एहसास करोगे तो ब्लेड विल्डर की एनर्जी से कंप्लीट होने का पोटेंशियल रखती है। इस पावर का सही वक्त आ गया है। हिफ्रिड ने फिर उसे एग्जाम्पल दिखाया कि वो क्या कह रहा है, अपनी मैजिक पावर को अनलीश करके, जिससे एक मैसिव एनर्जी ब्लास्ट निकला और उसने रास्ते में आने वाली हर चीज को डिस्ट्रॉय कर दिया। इस इम्पैक्ट ने जमीन पर एक बड़ा सा क्रेटर बना दिया और बॉस लेवल तबाही मच गई। और हिफ्रिड ने एस्टर को वार्न किया कि इस वेपन की पावर लिमिट्स के बाहर है, क्योंकि अगर तुमने मैजिक ट्रैश किया तो ये सॉर्ड तुम्हारा पूरा माना निचोड़ लेगी। ये सॉर्ड मैजिक को कंज्यूम करती है। लेकिन हिफ्रिड ने बताया कि इस सॉर्ड की हिस्ट्री बहुत ओपी है और इसमें सदियों का दर्द और लेगेसी छुपी है। इतने वक्त बाद किसी ने इसे छुआ है, क्या तू इसे हैंडल करने के लिए तैयार है? एस्टर ने बिना हिचकिचाए सॉर्ड उठाई और उसने अपने अंदर नया एहसास महसूस किया। उसने सॉर्ड को हाथ में लिया और उसकी रियल पावर टेस्ट करने का फैसला किया। एस्टर को समझ नहीं आया जब उसका माना अपने आप सॉर्ड में पोर होने लगा। सॉर्ड ने उसका सारा माना खींच लिया और एक इनसेन एनर्जी ब्लास्ट ट्रिगर हो गया। पूरे आसमान में एक पावरफुल सर्ज फैल गया, बिल्कुल किसी एस रैंक स्किल की तरह। स्टेट के लोग ये देखकर दंग रह गए और सोचने लगे, रुको, ये अचानक क्या हुआ? गार्ड्स को लगा कोई खतरनाक कॉमेट गिर रहा है, पर उन्हें क्या पता ये हमारे एमसी का जलवा है। आसमान से कुछ गिरा, लेकिन उसका साथी उसकी खिल्ली उड़ा रहा है। वो उसे डल कहकर टीज करता है और कहता है कि कोई चीज आसमान में उड़ी है, वहां से नीचे नहीं गिरी। लेकिन वो बंदा इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं करना चाहता। तभी एल्फिन बीच में आकर उन्हें ये बात समझा देता है कि ये फिनोमिनन क्योंकि एस्टर की वजह से हुआ है, तो फिक्र मत करो, सब एस्टर का ही किया धरा है। वहीं जंगल के बीच एस्टर हैरान है कि ये सॉर्ड इतनी ज्यादा ओपी और पावरफुल कैसे है। सॉर्ड की पावर देखकर वो डर गया, पर हिफ्रिड ने कहा रुको, और समझाया कि तेरा मैजिक एक्स्ट्रॉर्डनरी है, ना कि ये तलवार। ये पावर तेरे अंदर है, इसका एहसास कर। सॉर्ड तो बस एक टूल है। वो बताता है कि आज तक ऐसा कोई सिंगल पर्सन नहीं हुआ जिसके पास ये 7 विंग क्रेस्ट जैसा लेजेंडरी और रेयर स्किल हो।
एल्महाइम फैमिली की पूरी हिस्ट्री में ऐसा कोई रैंकर नहीं आया। इतने वक्त से लीनिएज में कोई इतना ओपी नहीं देखा गया। हेफ्रेड उसे पूरा भरोसा है कि एस्टर के पास वो ओपी पावर होगी कि एक बार अपनी स्किल मास्टर करने के बाद वो रॉडरिक जैसे रैंकर को भी सरपास कर देगा। लेकिन इस ताकत के साथ एक बड़ा दर्द और जिम्मेदारी भी आती है, क्योंकि इतनी ग्रेटनेस की वजह से ये दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट के बीच बो सकता है। वो एस्टर को अलर्ट करता है और समझाता है कि अगर सबको पता चला तो हर कोई उसके पीछे हंटर बनकर पड़ जाएगा। अगर उन्हें एहसास हुआ कि उसके पास लेजेंडरी 7 विंग्स की पावर है तो खेल खतरनाक हो जाएगा। वो कहे कि कुछ लोग उसे एक्सप्लॉइट करना चाहेंगे और उसकी इस हिडन पावर का गलत फायदा उठाएंगे, तो वहीं कुछ लोग उसे रास्ते से हटाने के लिए किल करने की कोशिश करेंगे। ये बहाना बना के कि वो एक न्यूसेंस है, वो एमसी को टारगेट करेंगे। हेफ्रेड फिर एस्टर को अर्ज करता है कि रुको मत और मेहनत करो कि जब तक वक्त है इतने स्ट्रांग बन जाओ कि कोई तुम्हें हिला ना सके, ताकि तुम इस किस्मत से बच सको। अब एस्टर को लेवल अप करना ही होगा। वो अपने बाप से अग्री करता है, क्योंकि अब वो बिल्कुल रेडी नहीं है वैसी ही मिजरेबल लाइफ जीने के लिए जैसा दर्द उसने अपनी प्रीवियस लाइफ में सहा था। एस्टर ने फिर गिफ्ट के लिए शुक्रिया कहा और फुल एश्योरेंस दी कि वो इन लेजेंडरी 7 विंग्स और स्वॉर्ड स्किल को मास्टर करेगा। 3 दिन बाद कूडो और माल्फा दोनों नाइट एकेडमी से वापस लौट आए। कूडो ने अपना हाथ आगे बढ़ाया, ये समझकर कि उसकी छोटी बहनें उसकी तरफ रश करके आएंगी, लेकिन वो दोनों तो उसे इग्नोर करके सीधे माल्फा की तरफ हेड कर गई। कूडो को शॉक लगा जब उसे एहसास हुआ कि उसे इग्नोर किया गया, और जब उसने उन्हें चैलेंज किया तो उन्होंने बोल दिया कि रुको, तू तो हमेशा सब कुछ मैसअप कर देती है उनके बालों को। लेकिन कूडो ये एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है कि उसके ऐसी कोई मॉब लेवल हरकत करेगा। तभी सिस्टम ने आल्फिन को स्पॉट किया और वो तुरंत हक करने के लिए रश हुई। उसने एंड में वही किया जिसे वो मना कर रही थी। आल्फिन के बाल रफ कर दिए। क्लेम तो बड़ा किया था, लेकिन हरकत वही हेयर रफिंग वाली निकली। आल्फिन के बालों की हालत खराब कर दी, बिल्कुल उसके क्लेम्स के ऑपोजिट। माल्फा ने फिर पेरेंट्स से पूछा कि एस्टर का क्वेस्ट लोकेशन कहाँ है। हेफ्राइड ने जैसे ही इन्फो दी, कूडो ने तुरंत टारगेट लॉक इन कर लिया। बिना वक्त गवाए कूडो ने एस्टर के कोऑर्डिनेट्स पर फोकस किया। दूसरी तरफ एस्टर अभी भी उस एस रैंक सॉर्ड को कंट्रोल करने में स्ट्रगल कर रहा है। वेपन कंट्रोल फेलियर, सॉर्ड को संभालना उसके लिए मुश्किल हो रहा है। एक्सेसिव मैजिक पावर लॉस का अलर्ट, उसका एमपी बार तेजी से गिर रहा है। सिर्फ वेपन होल्ड करने में ही इतना दर्द और एग्जॉशन एहसास हो रहा है। वो अब समझ रहा है कि इस पी आइटम को मास्टर करने के लिए क्या करना होगा। उसे अपने बाप की तरह एक ओपी रैंकर बनना है, पर अभी वो इसी कश्मकश में था कि बिल्कुल उसी वक्त कूडो अपनी स्वॉर्ड लेकर वहां एंट्री मारती है और एस्टर को बताती है कि इस बार तो उसने हद ही पार कर दी है। इस बार तूने अपना पुराना रिकॉर्ड तोड़ के एक नया ही लेवल अचीव कर लिया है। एस्टर एकदम शॉक हो जाता है अपनी बहन को वहां देखकर। उसकी बहन वापस आ गई है और कूडो से डांटने लगती है, क्योंकि वो उसे वेलकम करने नहीं आया था। कूडो से गुस्से में सवाल करती है, क्या तुझे लगता है कि तू कोई बहुत बड़ा स्पेशल रैंकर बन गया है जो तू हमें वेलकम करने नहीं आया? उसे लग रहा है कि उसके पास हमें नोटिस करने की कोई वजह ही नहीं बची। कूडो एस्टर को एहसास दिलाती है कि वो उसे कोई मॉब समझने की गलती ना करे। कूडो उसे बताती है कि उसे सब पता चल चुका है कि स्वॉर्ड डांस असेंबली में क्या कांड हुआ था, क्योंकि पूरी नाइट एकेडमी में तेरे ही नाम का शोर मचा हुआ था। पूरा सिस्टम तेरे रूमर से बज़ कर रहा है। एस्टर के लिए अब रुको और सोचो वाला वक्त है। तो वो रिप्लाई देता है कि उसे पूरा यकीन है कि बिल्कुल यही सेम लॉजिक उसकी बहन पर भी अप्लाई होता है, क्योंकि उसने सुना था कि ट्रेनी लेवल पर भी उसने ढेर सारे डेंजरस मिशंस क्लियर किए हैं। और तो और क्यूडो ही वो अकेली नाइट थी जिसे उस वक्त ऑनरेरी नाइट मेडल जैसा ओपी रैंकर अवार्ड मिला था उस साल। क्यूडो फिर कहती है कि ये तो बस बेसिक लेवल है, क्योंकि अगर वो इतना भी नहीं करती तो वो अपने बाप की गद्दी को सक्सीड करने का दर्द और जिम्मेदारी नहीं समझ पाती। रुको, फिर वो आगे बढ़कर कहती है कि उसने सुना है कैसे एस्टर ने सक्सेसर बनने के टॉप टियर ऑफर को ठुकरा दिया था। वो उससे सवाल करती है कि क्या ये सब उसने उसके लिए किया, लेकिन एस्टर के दिल में अब एक अजीब एहसास हो रहा था और वो इस बात से जरा भी खुश नहीं था, क्योंकि हाइरिड ने सब सच बता दिया, क्योंकि फालतू की अननेसेसरी ट्रबल और दुख वो मोल नहीं लेना चाहता था। एस्टर ने फाइनली अपनी बहन को रिप्लाई दिया और कहा कि उसे लगा कि वो अभी इस रैंक के वॉदी नहीं है, इसी वजह से उसने ये ओपी ऑफर रिजेक्ट कर दिया। क्यूडो एक पेड़ की तरफ बढ़ी और बोलने लगी कि एस्टर और हाइरिड कितने बड़े धोखेबाज हैं, इवन दो उन्हें पता है कि हेड ऑफ द हाउस बनना उसका ड्रीम है, ये उसका अल्टीमेट मेन क्वेस्ट था। लेकिन सडनली उसने अपनी सोट से पेड़ को काट दिया और उसे सीधा एस्टर की तरफ फेंक दिया।
एस्टर ने बड़ी मुश्किल से इस डैडी अटैक को डॉज किया और अपनी बहन पर चिल्लाने लगा, रुको, ये पागलपन क्या है जो वो करने की कोशिश कर रहा है। क्यूडो एस्टर को बताती है कि काफी वक्त बीत गया है जब से उन्होंने स्पार किया है, तो अब वो उसके स्किल्स का एक सिस्टम टेस्ट लेने वाली है। वो उसे अलर्ट करती है कि उसका अगला ओपी अटैक सीधा उसी पर टारगेट होने वाला है। एस्टर कोशिश करता है अपनी सिस्टर को बोलने की, रुको और थोड़ा चिल करो, क्योंकि उसकी सोड अभी तक पूरी तरह कंप्लीट नहीं हुई है। लेकिन कूडो कहती है कि वो ये सेम बहाना तब नहीं मार पाएगा जब वो असली बैटलफील्ड पर होगा और किसी खतरनाक एनिमी से मिलने वाले दर्द का एहसास करेगा। कूडो एस्टर को समझाती है कि ये नाइट का कोड है कि हर वक्त बैटल के लिए रेडी रहना चाहिए, और कूडो ने तुरंत ही अपना बैटल स्टैंस ले लिया, एक अग्रेसिव ऑफेंसिव पोजीशन। एस्टर को वार्न करती है कि अगर उसने होल्ड बैक किया तो वो उसे सीधा ऑब्लिटरेट कर देगी। सिस्टम अलर्ट। एस्टर को अपनी आंखों पे यकीन नहीं हो रहा, क्योंकि वो अभी भी अपनी मैजिक पावर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसकी बहन तो रैंकर की तरह उसके मूव्स पहले ही समझ चुकी है। वो ऑलरेडी उस पर चढ़ाई कर चुकी है, और उसी वक्त उसे एहसास होता है कि उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा। उसे अपनी बहन को सीरियसली लेना ही होगा, क्योंकि अगर उसने ऐसा नहीं किया तो ये बॉस लेवल फाइट उसकी मौत बन सकती है। कुछ वक्त बीतने के बाद भी एस्टर और कूडो अभी भी फाइट में लगे हैं। बैटलफील्ड पर दोनों का मुकाबला जारी है। कूडो एस्टर को कमेंट करती है और उसे कहती है कि उसका लेवल अप हो गया है और वो पहले से बेहतर हो गया है, क्योंकि वो उसकी ओपी स्पीड के साथ मैच कर पा रहा है, जबकि उसने अपने स्किल को पहले से काफी ज्यादा रिफाइन कर लिया है। नाइट एकेडमी में ट्रेनिंग चल रही है, लेकिन वो एस्टर को ट्रोल कर रही है, कह रही है कि उसकी सोट बिल्कुल पैथेटिक है और मैजिक कंट्रोल तो एकदम लो लेवल है। फिर कूडो ने उसे एक जोरदार स्ट्राइक मारी और सीधा दूर फेंक दिया। एस्टर को दर्द तो हुआ, पर उसने माना कि उसकी बहन हमेशा से ही ऐसी रिलेंटलेस बॉस रही है। उसे एहसास हुआ कि बचपन से ही वो ऐसे ही अग्रेसिव है। वो पुराने वक्त को याद करता है जब बच्चे थे। रुको, एस्टर को तो लग रहा है कि शायद चूंकि वही विस्काउंट फैमिली का अकेला मेल रैंकर है जिसके पास सक्सेशन और पावर का पूरा राइट है, लेकिन अभी तक उसे ये बात समझ नहीं आई कि क्या इसकी वजह उसका लेजेंडरी 7 विंग क्रेस्ट है, जो सिस्टम में सबसे सुपीरियर और ओपी क्रेस्ट माना जाता है, सबसे अलग है। एस्टर उसे एक लिविंग स्टॉर्म कहता है, क्योंकि वो हर वक्त उससे हर छोटी बात पर डुअल के लिए ललकारती रहती है और कहती है कि ये पूरी दुनिया ही अनफेयर है। बेसिकली कूडो उसका नेचुरल एनिमी बन चुकी है। कूडो फिर से उस पर अटैक करने के लिए चार्ज करती है और चिल्लाते हुए कहती है कि वो इस काबिल नहीं है कि वो इस घर का अगला हेड और रैंकर बन सके। लेकिन माल्फा को इन दोनों रैंकर्स की चिंता होने लगती है और वो अपने पिता का ध्यान इस क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ खींचती है। वो पूछती है कि क्या वो इन दोनों को ऐसे ही अकेला छोड़ने के लिए तैयार हैं। रुको, इन्हें ऐसे मत छोड़ो, क्योंकि जिस तरह से चीजें आगे बढ़ रही हैं तो हो सकता है किसी एक मौत का दर्द मिले और वो खत्म हो जाए। तभी हिफ्रीड बताता है, माल्फा, ये दोनों अपने अपने लेवल पे कड़े राइवल्स हैं, और भले ही ये दोनों थोड़े ज्यादा रेकलेस हो सकते हैं, लेकिन उसे पूरा भरोसा है कि बात इतनी आउट ऑफ कंट्रोल नहीं होगी कि किसी प्लेयर को अपनी मौत का एहसास हो। माल्फा रिप्लाई करती है कि उसे भी यही उम्मीद है, और फिर अपने पिता से पूछती है कि उन्हें नाइट एकेडमी से इतने अचानक समन करने का असली मकसद क्या है। उसे समझ आ गया था कि ये सक्सेशन से बड़ी कोई डील है। हिफ्रीड ने इस पर मुहर लगाई और एक लेटर दिखाया। माल्फा को एक तगड़ा शॉक लगा, जैसे कोई हिडन बॉस स्पॉन हुआ हो। ये तो सीधा एल्महाइम मेन हाउस का एक इमरजेंसी समन्स है। उसने माल्फा को बताया कि जो एल्डर्स इस घर को लीड करते हैं तो उन्होंने जरूर कोई नया सिस्टम क्वेस्ट ट्रिगर किया होगा, क्योंकि वो एल्डर्स जो इस हाउस को लीड करते हैं वो शायद कोई खतरनाक मूव चलने वाले हैं। वो लोग एक्चुअली अपने पोते का फेस देखना चाहते हैं। मल्फा को सुकून तो मिला, पर सिस्टम ने डेंजर अलर्ट दिया है। लेकिन हिफ्रेड ने समझाया कि इस सिचुएशन वर्स्ट केस सिनारियो में वो एस्टर जैसे ओपी रैंकर को हमेशा के लिए खो सकते हैं। वुड्स के डंजन जोन में एस्टर अपनी बहन को लॉजिक समझाने के लिए फोर्स करता है, क्योंकि सक्सेशन का मेन क्वेस्ट उसने पहले ही रिजेक्ट कर दिया है। उसने कहा कि डैड ने ये इन्फो जरूर शेयर की होगी, कि उनके डैड ने ये अपडेट उसे दे ही दी होगी, पर कुदो ने रिवील किया कि हिफ्रेड पीछे हटने को तैयार नहीं। वो एस्टर के स्टैंड से अग्री नहीं करते, और तभी एस्टर को कुदो के ओवरवेलमिंग अटैक को ब्लॉक करना पड़ा। ये अटैक किसी हाई रैंक बॉस के डेडली मूव जैसा था, जिसे एस्टर ने एक जायंट मैलेट चलाने वाले ट्रोल से कंपेयर किया। एस्टर ऑलमोस्ट कट होने ही वाला था। उसे दर्द का एहसास हुआ, लेकिन एस्टर ने फुल फोकस के साथ कुदो की शॉट को साइड करके रास्ता बनाया। साइड करते ही वो चिल्लाया और बोला, रुको, मेरी बात सुनने की कोशिश तो करो। एस्टर चाहता था कि वो सुने, लेकिन अब बात करने का वक्त निकल चुका था। कुदो ने एक ऐसी भयंकर ब्लंट स्ट्राइक मारी जो किसी बॉस मूव जैसी थी। अटैक इतना ओपी था कि एस्टर के शरीर के अंदर गहरा दर्द हुआ। एस्टर ने खून थूका। उसे एहसास हुआ कि उसके इनसाइड्स रप्चर हो गए हैं।
उसे अब समझ आया कि उसकी बहन का पावर लेवल कितना ज्यादा स्ट्रांग है। वो बहुत स्ट्रांग है। तभी कुडो ने उसे टॉप रैंकर बनने का राज समझाया। उसने कहा अगर तू सिर्फ स्वॉर्ड चला सकता है तो तू थर्ड रेट प्लेयर है। सिर्फ स्वॉर्ड स्विंग करना तुझे टॉप रैंक तक नहीं ले जाएगा और तू सेकंड रेट तब है जब तू सिर्फ मैजिक हैंडल करता है। लेकिन तू असली रैंकर तब बनेगा जब तू स्वॉर्ड और मैजिक दोनों मास्टर कर लेगा, क्योंकि तभी तू एक फर्स्ट रेट ओपी एमसी बनकर लेवल अप कर पाएगा। कुडो ने उसे जता दिया कि वो कितनी डिसअपॉइंटेड है, क्योंकि एक रैंकर के लिए विंग क्रेस्ट्स का फर्क माना कैपेसिटी का असली एहसास है जिसे एक प्लेयर हैंडल कर सकता है। समझो तो सिस्टम के लॉजिक के हिसाब से सिर्फ एक विंग का डिफरेंस मतलब सीधा 3 फोल्ड पावर गैप, जो बहुत बड़ा लेवल डिफरेंस है। यानी मैजिकल आउटपुट और स्टैमिना के मामले में कुडो को एस्टर से इन्फीरियर होना चाहिए था, क्योंकि उसके पास तो सिर्फ 5 विंग्स वाला रैंक ही है। इसी वजह से कुडो एस्टर को डांटती है और कहती है कि तुझे तो मेरे सारे अटैक्स विथस्टैंड करने चाहिए थे, लेकिन रुको, तूने तो फिर से वही अपनी फेवरेट सोर्समैनशिप स्किल का रास्ता चुन लिया। कुडो एस्टर से पूछ रही है कि क्या उसे अपनी पावर पर इतना डिस्ट्रस्ट है कि या फिर शायद एमसी डर रहा है कि कहीं वो कंट्रोल ना खो बैठे और बरसर्क मोड में चला जाए, बिल्कुल वैसे ही जैसे कुछ साल पहले हुआ था। जैसे ही एस्टर ने ये सुना, उसने रियलाइज किया कि क्वेस्ट अब बदल चुकी है। उसने एक बार भी नहीं सोचा था कि उसके अंदर ऐसा कोई डर छुपा हो सकता है। क्या वो सच में 7 विंग्स की ओपी पावर से डर रहा था? ये पावर लेवल तो इनक्रेडिबल है, लेकिन क्या वो इसका बोझ उठाने से डर गया? वो सोचने लगा कि शायद वो अनकॉन्शियसली अपनी ही पावर पे लिमिटर्स लगा रहा था और इसी वजह से उसकी ब्लेड की स्टेबिलिटी ब्रेकडाउन हो रही थी, जैसे सिस्टम एरर हो। वो तो फोर्सफुली अपनी मैजिक को सप्रेस कर रहा था, बस इस डर से कि कहीं सिचुएशन आउट ऑफ हैंड ना हो जाए और तबाही मच जाए। तभी कुडो ने कहा कि एस्टर के पास वो सब है जो एक टॉप टियर रैंकर को चाहिए। कुडो ने एस्टर को बताया कि उसके पास हर वो स्किल है जो उसे चाहिए थी, और फिर उसने सीधा एमसी पर लंच किया, बॉस फाइट इनिशिएट करते हुए। चिल्लाकर बोली कि अपनी सारी पावर्स मुझे दे दो। उसकी सारी ओपी पावर का क्या फायदा अगर वो उसे बाहर निकालने से डरता है। लेकिन अब तक तो सीन ही बदल चुका है, क्योंकि एस्टर अब असली फॉर्म में आ गया है। एस्टर अपनी मैजिक पावर से उसे आसानी से पीछे फेंक देता है, बिल्कुल एक हाई रैंकर की तरह। कुडो ये देखकर शॉक हो गई और एस्टर उसे थैंक्स कहता है। एस्टर उसे कहता है कि तूने मेरी आंखें खोल दी हैं और मुझे असली रास्ता दिखाया। उसने उसे बताया कि उसकी बातों से ही उसे अपनी असली ताकत का एहसास हुआ है। फिर एस्टर कुडो की तरफ फुल स्पीड में डैश करता है, बिना कोई ब्लेड मैनिफेस्ट किए। कुडो सोचने लगती है कि क्या इसका माना खत्म हो गया है। उसे लगा कि शायद एमसी का एनर्जी लेवल 0 पर आ चुका है, पर उसने तुरंत ये ख्याल दिमाग से निकाल दिया, क्योंकि उसे पूरा भरोसा था। उसे पूरा यकीन था कि इस एमसी का स्टैमिना इतनी आसानी से ड्रॉप नहीं हो सकता। एस्टर के पास बेसिकली एक इनएग्जॉस्टिबल मैजिक रिजर्व है जो सिस्टम को भी हिला दे। उन 7 विंग्स के अंदर ऐसी पावर छुपी है जो किसी डंजन बॉस से कम नहीं, और भले ही उसने इसे पूरी तरह मास्टर नहीं किया है, लेकिन फिर भी वो खतरनाक है। एमसी ने अपनी सारी मैजिक पावर को एक पॉइंट पर कॉन्सेंट्रेट करने का प्लान बनाया है। इमीडिएट इम्पैक्ट के लिए फोकस सेट। ठीक उसी पल वो अपना मूव चला देता है। उसका हिट कनेक्ट तो हुआ, लेकिन कुडो ने उसे ब्लॉक करके बॉस लेवल टीजिंग शुरू कर दी। कुडो ने कहा कि ये काफी कमेंडेबल है, रुको, इतनी जल्दी इतना सब कैसे सोच लिया? कॉम्बैट के बीच ऑन पॉट ऐसा स्ट्रैटेजी बनाना सच में सिस्टम ब्रेकिंग है। एस्टर ने दिखा दिया कि उसका लेवल अप हो चुका है, वो कोई नॉर्मल मॉब नहीं रहा। फिर एस्टर ने अपनी बहन को जता दिया कि उसके इरादे बिल्कुल स्टील जैसे मजबूत है। इस इसेकाई स्टाइल सेकंड लाइफ को वो बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करने वाला। ये उसका नया क्वेस्ट है। उसकी ओपी पावर, उसकी स्वॉर्ड और उसकी स्ट्रेंथ, अब सब कुछ उसके कंट्रोल में है, और सबसे ज्यादा उसकी फैमिली। उन्हें वो किसी भी हाल में खोने नहीं देगा। उसने साफ कह दिया कि वो इन सब पर अपनी पकड़ बनाए रखेगा। पीछे हटने का वक्त खत्म, क्योंकि पास्ट में इन सब को पाने के लिए उसने बहुत ज्यादा दर्द और स्ट्रगल देखा था। कुडो अब कंफ्यूज हो गई है, समझ नहीं आ रहा कि उसका भाई इतना हाई रैंकर कैसे बन गया। इसका मतलब वो अपनी दूसरी लाइफ की बात कर रहा है, बिल्कुल इसेकाई स्टाइल में। और तभी एस्टर एक ओपी मूव के साथ उसकी तरफ लीप करता है। कुडो ने भी रुकोमत वाली एनर्जी दिखाई और काउंटर अटैक के लिए तैयार हो गई, लेकिन तभी एस्टर गायब हो गया। जब तक वो वापस रीअपीयर होता, सीन बदल जाता था। एस्टर ने अपनी बहन को क्लियर कर दिया कि अब वो होल्ड बैक नहीं करने वाला। सिस्टम ने लिमिटर्स हटा दिए हैं और एमसीएफ फुल पावर में आ गया है। उसने कुडो पर इतनी जोर से स्वॉर्ड स्विंग की कि कुडो का डिफेंस फेल हो गया। कुडो को एहसास हुआ कि स्वॉर्ड उसके मिड सेक्शन के आर पार निकल गई है। उसे लगा जैसे उसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया हो। असली दर्द का लेवल हाई था। तो फिर कुडो अपने रूम में होश में आती है, जैसे कोई प्लेयर रिस्पॉन हुआ हो। वो पूरी तरह कंफ्यूज्ड है, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा कि वो यहाँ कैसे आई। वो सोच रही थी कि इतने खतरनाक डैमेज के बाद वो जिंदा कैसे है। सरप्राइजिंगली माल्फा वहां पहले से थी और उसने कुडो का लाइफ में वापस स्वागत किया। तब कुडो को एहसास हुआ कि ये कोई नॉर्मल फाइट नहीं थी, ये तो नेक्स्ट लेवल था। वो एक हाई स्टेक्स डुअल के बीच में थी और माल्फा से सवाल करती है कि आखिर सीन क्या हुआ। माल्फा रिवील करता है कि हमारा ओपीएमसी एस्टर ही था जिसने उसे एस्टेट तक कैरी करके वापस लाया, और बताया कि कुडुअल के दौरान ही नींद की वादियों में खो गई थी। एस्टर को लगा कि लंबे सफर की फटीग ने उसे लेवल डाउन कर दिया है, लेकिन कुडो को इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था।
फिर कूडो को डुएल का वो क्रिटिकल मोमेंट याद आता है जहां बिना कोई दर्द दिए एस्टर ने उसे फिनिश कर दिया। उसे एहसास होता है कि एस्टर ने प्रो लेवल स्किल दिखाई और इम्पैक्ट से ठीक पहले अपनी माना ब्लेड को डिस्पेल कर दिया। तो उसे समझ आता है कि जो सेंसेशन उसे महसूस हुई क्योंकि वो उस लिंगरिंग माना का खतरनाक रेजिल्यू था जो सही वक्त पर उसकी बॉडी से पास हुआ। कूडो ने एक सुकून की सांस ली कि एस्टर ने उसे जिंदा छोड़ दिया। उसे लगा था सिबलिंग्स होने के नाते एस्टर उसे कभी खत्म नहीं करेगा, लेकिन उस पल माहौल इतना इंटेंस था कि सर्वाइवल मुश्किल लग रहा था। उस वक्त उसे सच में यह एहसास हुआ कि एस्टर उसे मार ही डालेगा। कूडो के दिमाग से ये डर नहीं जा रहा कि उसका भाई कितना स्पाइटफुल हो गया है। भले ही वो साइज में छोटा है पर उसका ऑरा किसी ओपी रैंकर जैसा है। वो सोच रही थी कि उसका भाई इतना ज्यादा खतरनाक कब से हो गया। तभी कूडो ने अपनी सोड उठाई। उसका वॉरियर मोड अभी भी ऑन था। उसने पूछा कि एस्टर कहाँ है, क्योंकि ये डुअल अभी खत्म नहीं हुआ। लेकिन माल्फा ने उसे एक ऐसा शॉक दिया कि उसका दिमाग चकरा गया। माल्फा ने बताया कि एस्टर अभी इस स्टेट में है ही नहीं, वो मूव ऑन कर चुका है। कूडो को ये समझ नहीं आया, लेकिन माल्फा ने बताया कि स्टोरी बदल गई है। एस्टर के लिए एक अर्जेंट समन्स आया है, एक नया क्वेस्ट लॉक इन हुआ है। ये समन्स एस्टर के लिए सीधा मेन ब्रांच से आया है। इसीलिए वो कुछ वक्त पहले ही अपने पिता के साथ निकल गया, जैसे कोई हिडन क्वेस्ट अनलॉक हो गई हो। कूडो को एक बड़ा शॉक लगा क्योंकि सिस्टम ने उसे इस डेवलपमेंट की कोई नोटिफिकेशन तक नहीं दी थी। किसी ने उसे इस प्लॉट के बारे में कुछ नहीं बताया और इसी वजह से वो काफी फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन इसी बीच एस्टर और हिफ्रिड एक कैरेज में नेक्स्ट स्टेज की तरफ बढ़ रहे हैं। वो सीधा मेन हाउस की तरफ हेडिंग कर रहे हैं, जैसे कोई एस रैंक डंजन रेड हो रही हो। हिफ्रिड एस्टर को ब्रीफ कर रहा है क्योंकि अगला एनकाउंटर काफी इंटेंस होने वाला है। वो उसे बता रहा है कि जिन लोग से वो मिलने वाले हैं वो कोई नॉर्मल एनपीसीज नहीं है। वो एल्म हाउस के वो एल्डर्स हैं जो शैडोज से पूरा सिस्टम कंट्रोल करते हैं, बिल्कुल हिडन बॉसेस की तरह। एल्महाइम के असली पिलर्स जो पर्दे के पीछे से सारी गेम चलाते हैं। हिफ्रिड ने मेंशन किया कि वो मेन और ब्रांच फैमिलीज के पुराने ओपी क्लैन हेड्स रह चुके हैं। इसका मतलब साफ है कि उनका इन्फ्लुएंस पूरे एल्महाइम रेल्म में लेवल मैक्स पर है। वो पूरे हाउस के सबसे इन्फ्लुएंशियल फिगर्स हैं और उनसे पंगा लेना मतलब बड़ा दर्द मुल लेना है। हिफ्रिड एस्टर को वॉर्न कर रहा है ताकि उसे उनके पावर लेवल का सही एहसास हो सके। उसने एस्टर को अश्योर किया कि उनका कंट्रोल आज भी काफी स्ट्रांग और ओपी लेवल पर है। रुको और समझ लो, भले ही वक्त बीत गया हो पर उनका दबदबा अभी भी खतरनाक है। अब वो रिटायर हो चुके हैं, इसीलिए लोग उन्हें शैडो रूलर्स कहते हैं। हिफ्रिड एस्टर को बताता है कि इन रूलर्स ने आज तक एस्टर में कोई भी इंटरेस्ट नहीं दिखाया जब से उसे अडॉप्ट किया गया था, जिस वजह से वो बहुत कंफ्यूज है और ये समझ नहीं पा रहा कि अचानक उन्होंने इसे समन क्यों किया है। क्वेस्ट अलर्ट। एस्टर अपने पिता से कहता है कि ये सब शायद उस सोड डास फेस्टिवल में हुए कांड की वजह से है। वो आगे बताता है कि उसने सुना है एल्महाइम के एल्डर्स फैमिली की प्रेस्टीज को गोल्ड और अपनी लाइफ से भी ज्यादा वैल्यू देते हैं। उनके लिए उनका लेवल और इज्जत ही सब कुछ है। लेकिन उनके रूल्स बहुत खतरनाक और ब्रूटल हैं। जो भी फैमिली की इमेज खराब करता है उस रैंकर को केज में बीस्ट का खाना बनने के लिए फेंक दिया जाता है। ये सुनकर इफ को गहरा शॉक लगता है कि एस्टर को ये बात अच्छे से पता है और वो उससे पूछता है कि ये इन्फो कहाँ से मिली। एस्टर ने थोड़ा नर्वस होकर रिप्लाई दिया जैसे कोई लो लेवल मॉब डर गया हो। पर उसके रिप्लाई में सवाल का जवाब नहीं था, बस बातों को घुमा रहा था। फिर उसने रिवील किया कि वो मेंटली पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। चाहे कोई कड़ी पनिशमेंट मिले या फिर एग्जाइल का पेनल्टी, वो तैयार है। कम से कम इतना तो होना ही था। हाइफ्रेड उससे एक आखिरी बार पूछता है, क्या तुम सच में श्योर हो कि बिना किसी को गुड कहे यहां से निकल जाओगे, बिना किसी अलविदा के? एस्टर उसे अश्योर करता है कि उसका डिसीजन फाइनल है, वो बिल्कुल रेडी है। उसने बताया कि उसका प्लान तो पहले से ही सेट था, वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहा था और सिस्टर्स के आते जाने का सोच रहा था। उनके आते ही उसका मिशन यहाँ खत्म हुआ। और तो और उसे ये भी पता है कि कूडो को उसका यहाँ होना बिल्कुल रास नहीं आता। अफिनिटी लेवल 0 है बॉस। क्योंकि जब वो आसपास होता है तो वो अनॉय होती है, इसका एहसास उसे है। इसका मतलब ये है कि उसके जाने के बाद वो बिना किसी रुकावट के रिलैक्स कर पाएगी। उसके जाते ही एस्टर ने ऐड किया कि अब पूरा सीन बदलने वाला है। कूडो की बदौलत उसने फाइनली ग्रैम को हैंडल करने का तरीका सीख लिया है। वो कन्विंस्ड है कि अब वो ग्रैम को किसी ओपी रैंकर की तरह कंट्रोल कर सकता है। उसे यकीन है कि वो 7 विंग्स की पावर को पहले से ज्यादा अनलॉक कर पाएगा। उसने अपने बाप को वार्न किया कि अब से उसकी हेल्प करने की कोशिश ना करे। अब से चाहे कोई भी क्वेस्ट या खतरा आए, कोई मेरे बीच में नहीं आएगा, क्योंकि वो अब सोलो सर्वाइवल मोड के लिए पूरी तरह से प्रिपेयर हो चुका है। वो अकेले ही इस डंजन में टिका रहेगा।
तभी अचानक कुडो वहां स्पॉन हो गया। कैरेज के विंडो पर आकर कुडो ने एस्टर को सीधा रियलिटी चेक दिया। उसने एस्टर को याद दिलाया कि वो सबसे जूनियर है, तो ज्यादा हीरो मत बने। तुझे इतना हाई एंड माइटी एटीट्यूड दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। उसने कहा कि एस्टर को अभी बॉस लेवल की तरह एक्ट करना बंद कर देना चाहिए। एस्टर अपनी बहन को वहां देखकर एकदम शॉक हो गया। उसका सरप्राइज लेवल मैक्स था। वो कैरेज से चिपकी हुई है जैसे कोई बग हो। स्टैमिना लेवल एकदम ओपी है। कुडो ने झटके से दरवाजा खोला और एस्टर तो एकदम शॉक हो गया। शॉक लेवल मैक्स। उसे एहसास हुआ कि ये रेडहेड पूरी राह भाग कर आई है। क्या क्रेजी स्पीड है। रुको, कुडो अब एस्टर को स्कोल्ड कर रही है। गुस्सा फुल स्केल बॉस लेवल पर है। वो कह रही है कि ये कितना दर्द और क्रूअल है कि तुम ऐसे अकेले चले गए। अपनी बहन को बिना एक लफ्ज कहे छोड़ना ये कोई प्रो एमसी वाली बात नहीं हुई। कुडो ने मेंशन किया कि उसने सुना है एस्टर को नए क्वेस्ट के लिए समन किया गया है। मेन हाउस के ग्रेट एल्डर्स ने बुलाया है। ये तो कोई एस रैंक इवेंट लग रहा है। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि ये सिस्टम प्रिविलेज हर किसी को नहीं मिलती, क्योंकि माल्फा और उससे तो आज तक कभी वहां कॉल अप नहीं मिला। फिर हाइफिड ने कुडो से कहा कि वो उससे मेन हाउस साथ नहीं ले जा सकता। वो रिस्ट्रिक्टेड जोन है और तुम वहां एंट्री नहीं ले सकती, तो रुको मत। लेकिन वो उसे अश्योर करती है कि उसे सब समझ आ गया है और वो इस डेडली थ्रेट से वाकिफ है। इसीलिए उनके फादर ने उन्हें एकेडमी से रिकॉल कर लिया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि वो बेस पर नजर रखें जब तक वक्त है। वो इस मिशन पर निकल रहे हैं। कुडो आज की उसे एहसास है कि ये समन्स कोई छोटा मोटा क्वेस्ट नहीं है और सिचुएशन अब एस रैंक लेवल की है, जहां फुल कॉशन चाहिए। इनफैक्ट माल्फा ने वार्निंग भी है कि हाई प्रोबेबिलिटी है कि एमसी एस्टर इस डंजन से शायद कभी वापस ही ना आ पाए। एस्टर इस सीरियस सिचुएशन की ग्रेविटी को नॉर्मल दिखाने की कोशिश करता है और कुडो से कहता है, रुको, तुम तो बात को ज्यादा ही बढ़ा रही हो, क्योंकि उसका मिशन वहां बस बातचीत करना है, मॉब फार्मिंग नहीं। लेकिन एस्टर को समझ आ गया है कि ये मिशन दर्द और मौत का खेल है। डीप डाउन उसे एहसास है कि उसका सेफ रिटर्न गारंटीड नहीं है। फिर कुडो ने अपना मूव चलाया। कुडो एस्टर को सीधा बोलती है कि वो सख्त नफरत करती है क्योंकि वो लड़का है। उसके पास वो लेजेंडरी 7 विंग्स वाली ओपी पावर है। उसे हमेशा स्पेशल ट्रीटमेंट और बफ्स मिलते हैं। वो उससे भी ज्यादा स्ट्रांग है, भले ही वो बड़ी है। लेकिन एस्टर मैच्योर रैंकर की तरह एक्ट करके बॉस लेवल एटीट्यूड दिखाता है, जबकि वो सिर्फ उसका छोटा भाई है। कुडो एडमिट करती है कि उसे इस दर्द से नफरत है, लेकिन फिर भी कुडो कहती है कि वो इस फैक्ट को डिस्कार्ड नहीं कर सकती क्योंकि एस्टर उसकी ब्लड लाइन है। कुडो एस्टर को समझौती देती है कि वो भले ही कितनी टफ एक्टिंग कर ले और बड़ा बन जाए, तो भी इस रियलिटी का एहसास हमेशा रहेगा कि वो उसका छोटा भाई है। कुडो एस्टर को फोर्स करती है कि वक्त रहते वो इस डंजन से सही सलामत घर लौट आए। वो अभी भी उस स्टेट पर एक फाइनल डुअल चाहती है। क्वेस्ट अभी बाकी है, डुअल के लिए तैयार रहो। और जाते जाते वो पूरे स्वैग में अश्योर करती है एस्टर को कि अगली बार बॉस फाइट इतनी आसान नहीं होने वाली, क्योंकि वो उसे कोई चांस नहीं देगी। फिर वो कैरेट से बाहर लीप मारती है और एस्टर बस देखता रह जाता है जब तक वो व्यू से गायब नहीं हो जाती। एस्टर के दिमाग में एक ही सवाल था कि आखिर वो कहना क्या चाहती थी, लेकिन फिर भी गुजार है और उसने एक साइलेंट डिसीजन लिया कि अब अपनी फैमिली के पास वापस लौटने का वक्त आ गया है। कुडो कैरेज के पीछे खड़ी होकर हाथ वेव करती है जैसे जैसे कैरेज डंजन से दूर जा रहा हो, और ये देखकर समझ आता है कि वो अपने छोटे भाई की कितनी फिक्र करती है, बिल्कुल एक ओपी सपोर्ट की तरह। इस इमोशनल सीन के बाद जल्द ही वो अपने बेस पर पहुंचते हैं, यानी मेन हाउस, जहां उनका स्वागत होता है और सिस्टम उन्हें एक नए एनवायरनमेंट में वेलकम करता है। हैवी आर्म्ड गार्ड्स ने रास्ता रोक लिया। उन्होंने हाइफ्रेड को इन्फॉर्म किया कि एल्डर्स पहले से ही अंदर उसका इंतजार कर रहे हैं, जैसे कोई हाई रैंक बॉस हो, अंदर की तरफ। और हाइफ्रेड ने उन्हें साफ कह दिया कि यहाँ उसे एस्कॉर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। वो कोई लो लेवल मॉब नहीं है, क्योंकि उसे इस एरिया का पूरा मैप और रास्ता पहले से ही पता है। लेकिन गार्ड्स ने पलट कर जवाब दिया कि उन्हें सख्त ऑर्डर्स मिले हैं। उन्हें ऑर्डर दिया गया है ये इंश्योर करने के लिए कि वो हाइफ्रेड और एस्टर को हर हाल में वेटिंग रूम तक सेफली एस्कॉर्ट करें। इस सिचुएशन को देखकर हाइफ्रेड को पूरा कंफर्म हो गया कि वो और एस्टर को यहाँ किसी नॉर्मल क्वेस्ट या फैमिली बॉन्डिंग के लिए नहीं बुलाया गया। एल्डर्स कोई ग्रैंड चाइल्ड के साथ सुकून का वक्त बिताने के मूड में नहीं है, बिल्कुल नहीं। फिर भी ये सब देखकर उसे एहसास हुआ और उसे अपने पुराने लेवल अप डेज की यादें आ गईं जब वो आखिरी बार घर पर था। जब वो लॉबी के थ्रू आगे बढ़ रहे थे, हाइफ्रेड ने एस्टर को वार्न किया कि अपना कूल लूज मत करना, बस काम रहकर सिचुएशन को समझ, क्योंकि अगर आज इस एमसी का गुस्सा भड़का तो ये उसके लिए सबसे बुरा वक्त होगा। उसका एंगर फ्लेयर अप होना मतलब सीधा डिजास्टर। एस्टर रिप्लाई करता है कि वो तब तक बिहेव करेगा और सिस्टम लिमिट में रहेगा जब तक वो मॉब कैरेक्टर्स कुछ ऐसा फालतू ना कहें या करें जिससे उसका गुस्सा ट्रिगर हो जाए। हाइफ्रीड को ये समझ आ गया और वो अग्री करता है और एस्टर को बताता है कि बस यही वजह है कि वो उसे वार्न कर रहा है कि जिस रैंकर से वो मिलने वाले हैं वही असली प्रॉब्लम है। जब वो रिवील करता है किससे मिलना है, लेकिन एस्टर तब तक भटक चुका था क्योंकि उसका ध्यान ट्रेनिंग ग्राउंड्स में खड़े लोगों पर चला गया। वो उन्हें देखकर कैरीड अवे हो गया, जैसे कोई नया डंजन देख लिया हो। हाइफ्रीड को मजबूरन उसका नाम चिल्लाना पड़ा रुको बोलने के लिए, ताकि उसे एहसास हो और वो वापस अपने रियलिटी के दर्द में लौटे। रियलिटी का एहसास हुआ जब वो दरवाजे पर पहुंचे तो
दोनों रैंकर्स को अपने ओपी पर सरेंडर करने पड़े। जैसे ही वो रूम में एंटर हुए, सिस्टम ने एंट्री डिटेक्ट की। वहां एक एल्डर ने उनका स्वागत किया और हाईफ्रीड को टीज किया क्योंकि वो पिछले 10 सालों से अपने घर नहीं आया था। हाईफ्रीड ने रिस्पेक्ट के साथ उस ओल्ड मैन के आगे बो किया, जिसे वो अपना ग्रेट ग्रैंडफादर बुला रहा था और जो इस हाउस का लेजेंडरी 6th हेड था। एस्टर को अब फाइनली समझ आया कि पर्दों के पीछे से गेम कौन कंट्रोल कर रहा है। वो असली मास्टरमाइंड उसका ग्रेट ग्रैंडफादर ही था, जेनस एल्महाइम। एस्टर को एहसास हुआ कि बाकी सब रैंकर्स भी यहाँ के असली हैवीवेट्स हैं, जिनके पास एल्महाइम के डिसीजंस का डिसाइडिंग फैक्टर है। लेकिन उन पर एक क्विक स्कैन डालते ही उसे एहसास हुआ कि ये कोई आम सिचुएशन नहीं, बल्कि एक हाई लेवल क्वेस्ट है। सिस्टम स्कैन अलर्ट, स्वॉर्ड डांस असेंबली के कुछ लोग यहाँ प्रेजेंट तो हैं, जो इस वक्त यहाँ मौजूद हैं और अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, लेकिन एमसी हैरान है कि रॉड्री यहाँ स्पॉन क्यों नहीं हुआ। जेनस उसके फेस पे वो कंफ्यूज लुक तुरंत डिटेक्ट कर लेता है और उसे साफ बता देता है कि रॉड्री यहाँ मौजूद नहीं है। वो रिवील करता है कि रॉड्री एक टॉप टियर ओपी रैंकर है, जो सीधा रॉयल फैमिली के अंडर नाइट्स का लीडर बन चुका है। जिसका मतलब है कि उसके पास इन बोरिंग और मीनिंगलेस मीटिंग्स के लिए बिल्कुल भी वक्त नहीं बचा है, क्योंकि उसका लेवल अलग है। तो बदले में जेनिस और बाकी के ओल्ड फार्टसी इस सिस्टम की सारी एडमिनिस्ट्रेटिव साइड हैंडल कर रहे हैं। एस्टर को अचानक से एहसास होता है और वो रिकॉल करता है कि उसने अपनी पास्ट लाइफ में जेनिस जैसे कैरेक्टर को कभी देखा ही नहीं था, और यही वजह है कि अब स्टोरी लाइन में अचानक ग्लिच लग रहा है। एमसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता, लेकिन वो साफ देख सकता है कि उसका इन्फ्लुएंस लेवल कितना ओपी और टॉप टियर है, क्योंकि वो अब भी तो इतने सारे हाई रैंकर्स को एक साथ इस मीटिंग में गैदर करने की पावर रखता है। हाइव फिर जेनिस से पूछता है कि ये सब यहाँ क्यों है, और जेनिस ने जवाब दिया कि उसे पूरा यकीन है कि उसने ये सारा गेम पहले ही समझ लिया होगा। जेनिस ने कहा कि उसने सुना है एस्टर ने स्वॉर्ड डांस में काफी बड़ा सीन क्रिएट किया था। उस फेस्टिवल के कांड ने तुरंत कंफर्म कर दिया कि एस्टर का सस्पिशन सही था, और ये सब लोग उसके एक्शंस के दर्दनाक इफेक्ट्स की वजह से समन हुए। हाइव ने फिर जेनिस से कहा कि रॉड्री को ये वक्त रहते खुद पर्सनली सेटल करना चाहिए था। पर रुको, एल्डर्स जो रूम में थे उन्होंने हाइफ्रेड से कहा कि रॉड्री ने जो कुछ भी किया वो कुछ नहीं, बस एक सस्ता ड्रामा और परफॉर्मेंस था। पब्लिक को दिखाने के लिए ये सब किया गया, और इससे सिस्टम की सच्चाई नहीं बदलेगी। फैक्ट तो ये है कि एल्महाइम का नाम मिट्टी में मिल चुका है, रेप्यूटेशन पूरी तरह टार्निश्ड है, और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि एस्टर को यहाँ इनवाइट करना, वो एस्टर जो अननोन ओरिजिन वाला एक अडॉप्टी है जिसका कोई रैंक तक नहीं, उसे इस हाई लेवल फैमिली गैदरिंग में बुलाना ही सबसे बड़ी गलती थी। ये डिसीजन तो स्टार्ट से ही एक बहुत बड़ा मिस्टेक और ब्लंडर था। वो हाइफ्रेड को बताते हैं कि वो शायद इस बात को इग्नोर कर देते अगर वो एक हार्मलेस मॉब की तरह चुपचाप बैठा रहता तो, लेकिन जिस पल उसने मेन फैमिली के सामने अपने फैंग्स बेयर किए, गेम पलट गया। तो पूरे सिनेरियो का डायनामिक ही चेंज हो गया। अब ये मैटर सिंपल नहीं रहा। जेनिस ने मेंशन किया कि अब सही डिसीजन सिर्फ एस्टर को एक्साइल करना ही है, उसे इस पावर सर्कल से बाहर फेंकना ही राइट स्टेप होगा। लेकिन साथ ही वो हेफ्राइडेड को भी एहसास दिला रहा है कि वो भी पनिशमेंट का वक्त आ गया है, सिस्टम ने पेनल्टी फिक्स कर दी है। और इसी वक्त एस्टर अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है ताकि एल्डर्स पर चिल्लाए और उन्हें क्लियर मैसेज दे कि वो वही था जिसने ये पूरा सीन क्रिएट किया और इसका उसके फादर से कोई लेना देना नहीं है। एस्टर अब पूरी तरह क्रैश आउट हो रहा है जब वो साइड में देखता है कि उसके फादर एक वर्ड नहीं बोल रहे, बिल्कुल साइलेंट मोड में है। एस्टर रू को बोलना बंद कर देता है क्योंकि उसे समझ नहीं आता क्या एरर है। एल्डर्स फिर एस्टर को स्कोल्ड करते हैं, उसे बताते हैं कि उसका डिसिप्लिन लेवल 0 है क्योंकि उसने एक हाई लेवल अडल्ट कॉन्वर्सेशन में घुसने की गट्स दिखाई। जेनिस तब खड़ा होता है ताकि एस्टर को बता सके कि इस रूम में बैठे हर एक रैंकर को सच्चाई का एहसास दिलाए कि गेम में आगे क्या होने वाला है। ये पूरे हाउस का वेट और रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने शोल्डर्स पर लिए हुए हैं, लेकिन वो रिवील करता है कि ये नाइट्स कोई सिंपल मोनोलिथ टीम नहीं है, क्योंकि शैडोज में बहुत सारे हिडन रैंकर्स वॉच कर रहे हैं और वो बस सही वक्त का इंतजार कर रहे हैं एक स्ट्राइक के लिए ताकि वो टॉप सीट को स्नैच कर सके। जेनिस ने पॉइंट आउट किया कि इस रूम में बैठे लोग भी इस क्वेस्ट से बाहर नहीं हैं। फिर जेनिस एस्टर की तरफ बढ़ा और उसे सीधा ऑर्डर देते हुए कहा कि रुको और समझ लो, हमें प्रूफ चाहिए कि तू हाउस के लिए थ्रेट नहीं है। तो जेनिस ने अपनी ओपी सोर्ड निकाली और एक हाई रैंक स्किल दिखाते हुए उसे हेफ्राइडेड को हैंड ओवर कर दिया। उसने हेफ्राइडेड को उस पुराने दर्द और फेलियर का एहसास कराया जो उसने पहले फेस किया था जब वो किंग को प्रोटेक्ट करने के मेन मिशन में फेल हुआ था, जिसकी वजह से सिस्टम ने फैमिली नेम को मिट्टी में मिला दिया था और पूरे क्लैन की रेपुटेशन और लेवल को गंदा कर दिया था। उस गंदी कीचड़ में पता चला कि ये वही सेम रूम है जहां उसने रॉड्रिक को अपना हाथ कट करने दिया था। लेकिन इस बार का सिनेरियो अलग है। जेनिस ने हाइफ्रेड को कमांड दिया है कि वो अपनी लॉयल्टी दिखाने के लिए एस्टर का हेड लेकर आए। जेनिस ने हाइफ्रेड को गारंटी दी कि अगर उसने ये टास्क पूरा किया तो मैटर वहीं ड्रॉप हो जाएगा। लेकिन उसने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी जब हाइफ्रेड ने साफ मना कर दिया कि वो एस्टर की लाइफ लेने में इंटरेस्टेड नहीं है।
हाइफ्रेड ने उस बॉस लेवल बुद्धे को कहा कि वो अपनी लाइफ सैक्रिफाइस देगा पर अपने ही बच्चे को खत्म नहीं करेगा। एस्टर को जब ये एहसास हुआ तो वो शॉक रह गया और तभी जेनिस ने हाइफ्रेड को ऑर्डर देता है कि उसका मरना अब तय है, क्योंकि उसने हमारे एमसी एस्टर को खत्म करने से साफ मना कर दिया है। इनफैक्ट जेनिस ने फाइनल अनाउंसमेंट कर दी है कि अब ये हिफ्रेड के पूरे क्लैन का एंड गेम है, क्योंकि उसके परिवार के हर एक मेंबर यहाँ तक कि उसके बच्चों को भी बॉस लेवल एग्जीक्यूशन का सामना करना होगा। तभी एस्टर अपनी कोल्ड ओरा के साथ जेनिस से पूछता है कि आखिर उसे किस बात का इतना खौफ है। जेनिस कंफ्यूजन में पीछे मुड़ता है और एस्टर अपनी बात कंटिन्यू रखता है कि ये सब के सब हाई रैंकर्स डर के मारे एक साथ भेड़ बकरियों की तरह ढेर हो रहे हैं, जो देखने में काफी पैथेटिक और लो लेवल लग रहा है। एस्टर जेनिस को कहता है कि अगर उन्हें इतना ही डर है कि एमसी वापस आकर उन्हें हंट करेगा तो वो उसे बेशक एक्साइल कर सकते हैं। बिल्कुल उसी वक्त एस्टर ने अपना अगला मूव चलाया और एमसी ने अपनी शर्ट उतारी ताकि वो अपने 7 विंग्स दिखा सके और ग्रुप को समझा सके कि वो किस पावर लेवल से भिड़ने वाले हैं अगर उन्होंने उसकी फैमिली को टच किया। पूरा रूम एकदम शॉक में फ्रीज हो गया और एस्टर दिल ही दिल में अपने बाप से माफी मांग रहा था, क्योंकि यूसी शांत रहने का ऑर्डर मिला था, लेकिन वो खुद को रोक नहीं पाया। उसके बैक पर क्रेस्ट्स ओपी चमक के साथ शाइन कर रहे थे और एस्टर ने कहा कि उनके लिए यही बेहतर होगा कि वो उसे अपना दुश्मन बनाने से पहले 2 बार सोचें। वो एल्डर्स और गार्ड्स को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उनके सामने क्या खड़ा है, और वो लोग तो इसे फेक ही मानेंगे क्योंकि ये सिस्टम की सबसे बड़ी अनोमली है, क्योंकि सदियों बाद पहली बार ऐसा कोई रेयर ग्रेड फीचर किसी ह्यूमन बॉडी पर मैनिफेस्ट हुआ है। एकदम कोल्ड वॉइस के साथ जेनिस एस्टर से पूछता है कि क्या उसे इस मार्क के असली वेट का थोड़ा सा भी एहसास है जो वो अपने साथ कैरी कर रहा है, और एस्टर उसे अश्योर करता है कि उसे सब समझ आ गया है, क्योंकि उसने सुना है कि जितने ज्यादा विंग्स होंगे लोग उतने ही ज्यादा शॉक होंगे और रैंकर्स की फट जाएगी। वो अर्ल जो अभी भी अपनी सीट पर जमकर बैठा था, ये सुनते ही जोर से हंसने लगता है जैसे कोई हिडन बॉस, लेकिन फिर रुको फौरन माफी मांगता है और कहता है कि अपना ये लो लेवल चराट कंटिन्यू करो। फिर जेनिस एस्टर को एक्सप्लेन करता है कि ये क्रेस्ट एक ऐसा ऑर्गन है जो ऊपी एनर्जी जनरेट करता है। ये मैजिकल पावर जो एक ऊपी गिफ्ट की तरह मिली थी, इंसानों को एंशिएंट स्पिरिट्स ने बहुत पुराने वक्त में दी थी। ह्यूमंस इस पावर का यूज करके अपना लेवल अप करते रहे और अपनी स्ट्रेंथ को जनरेशंस तक पास ऑन भी किया, लेकिन आज तक कोई भी ह्यूमन इतना हाई रैंक नहीं बन पाया कि वो 7 विंग्स को अनलॉक कर सके, सिवाय एक एक्सेप्शन के, और वो है स्पिरिट क्लैन जो असली एस रैंकर्स हैं और इन क्रेस्ट्स के असली प्रोजेनेटर्स और मास्टर्स हैं। एस्टर फिर जेनिस से सवाल करता है कि क्या वो ये कह रहा है कि वो स्पिरिट क्लैन का मेंबर है, जैसे कोई हिडन क्लास प्लेयर। जेनिस कहता है कि अगर ये विंग्स रियल हैं तो इसकी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि अगर ये सच है कि तेरे विंग्स कोई इल्यूजन नहीं है तो तेरा पोटेंशियल बहुत ओपी है। आस्टा फिर उस ओल्ड मैन को रिप्लाई देता है और उसे बताता है कि वो हिफ्रे का बेटा होने के नाता और इस वक्त उसे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि उसके पैदा होने के। आस्टा जेनिस को सीधा बोल देता है कि उसे बस एक ही बात जाननी है कि क्या वो तैयार है मुझे अपना दुश्मन बनाने के लिए या नहीं। आस्टा मेंशन करता है कि सिस्टम में बहुत सारे नोबल हाउसेस लाइन लगा के खड़े हैं जो उसे अपनी पार्टी में लेने को तैयार हैं अगर कभी भी ऐसा कोई चांस बना कि उसे एल्महाइम से एक्सपेल कर दिया जाए। आस्टा जेनिस को वार्न करता है कि ये उसके लिए रैंक एस लेवल की मुसीबत होगी, क्योंकि ये लोग पहले से ही रिबेलियन के नाम से थरथरा रहे हैं, जिसका सीधा मतलब ये है कि उसे अपने पास रखना ही बेस्ट स्ट्रैटेजी होगी, क्योंकि वो 7 विंग्स का वो सिंबल है जो ग्रेट रॉड्रिक के लेवल और पावर को भी सरपास कर चुका है। आस्टा की बातों ने सबका सिस्टम हैंग कर दिया, सब स्पीचलेस रह गए। आस्टा ने जो भी कहा उसके पीछे एक मास्टर प्लान था और डीप डाउन आस्टा को पता है कि ये गेम कैसे खेलना है। वो एक असली प्रो रैंकर है। उसे वो वक्त याद है जब उस बुद्धे ने रिबेलियन के बारे में बात की थी, और ये कोई मजाक नहीं है, एक रियल हाई रैंक रिबेलियन सच में होने वाला है। ये एक मैसिव सिविल वॉर होने वाली है जो किसी फाइनल बॉस बैटल से कम नहीं होगी। ये पूरे देश को निगल जाएगी, लेकिन एमसी पहले से ही लेवल अप कर चुका है क्योंकि उसके पास पास्ट लाइफ का चीट कोड है। आस्टा को सब पहले से पता है। आस्टा जानता है कि आगे क्या होने वाला है, तो उसने अपनी स्ट्रैटेजी सेट कर ली है। इस वक्त आस्टा पूरी तरह प्रिपेयर्ड है एलाइज और एनिमीज को स्कैन करने के लिए। उसने टारगेट्स आइडेंटिफाई कर लिए हैं ताकि उसे समझ आ जाए कौन साइडकिक है और कौन विलन, ताकि वाइसकाउंट हाउस इस सर्वाइवल क्वेस्ट में बचा रहे और उसका रैंक न गिरे। जेनिस ने स्कॉफ किया और पूछा कि क्या आस्टा को लगता है कि वो कोई ओपी लेजेंड है? क्या उसे सच में लगता है कि उसका लेवल इतना हाई है कि वो इतना इंपॉर्टेंट है? वो क्लेम कर रहा है कि कोई प्रूफ नहीं है, सिस्टम स्कैन कंप्लीटली फेल है। कि ये जो 7 विंग्स वो कैरी कर रहा है वो रियल लेजेंडरी गियर है या बस कोई ग्लिच? एस्टर ने बिना डरे बोल दिया, अगर ट्रस्ट नहीं है तो बैटल मोड ऑन करो। तुम फ्री हो मुझे किल करने के लिए, अगर तुम्हें मेरे लेवल पर भरोसा नहीं है।
लेकिन उसने वार्न किया कि ये डिसीजन पूरा सर्वर ही हिला देगा, क्योंकि इसका मतलब सीधा एल्डर्स के साथ फुल स्केल वॉर का नोटिफिकेशन ट्रिगर हो जाएगा। एस्टर को अंदर से पूरा एहसास है कि सिचुएशन कितनी डेडली और ओपी है। एस्टर जानता है कि एल्महाइम के रैंकर्स के लिए उसे फिनिश करना कोई बड़ी बात नहीं। अगर उन्होंने चाहा तो वो एक ही अटैक में उसका HP 0 कर देंगे, लेकिन वो टेस्ट करना चाहता है कि ये लोग उसकी दी हुई बेट लेते हैं या नहीं। क्या ये हाई लेवल प्लेयर्स उसके ट्रैप में फंसेंगे? सही वक्त का इंतजार है। तभी अर्ल माइस ने ताली बजाकर साइलेंस ब्रेक किया और कमांड दी। वो अपनी चेयर से उठा और जेनस को बोला कि ये तो बेकार की बहस है। उसने कहा, ट्रायल सेट करते हैं, देखते हैं इस प्लेयर का स्किल लेवल क्या है। एस्टर, वो एल्डर्स माइस पर भयानक तरीके से चिल्ला रहे हैं और उससे पूछ रहे हैं कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। लेकिन माइस ने उन्हीं से सवाल कर लिया कि क्या वो तैयार है 7 विंग्स की असली ओपी पावर देखने के लिए या नहीं। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा कि इसका मतलब क्या है, और माइस उन्हें याद दिलाता है कि वो इस वक्त दुनिया के सबसे खतरनाक मार्शल क्लान में खड़े हैं, जिसका सीधा मतलब है कि इस स्टेट में कुछ हाई लेवल ट्रायल्स तो जरूर होंगे जो कहीं ना कहीं छुपे हुए हैं। लिखकर एस्टर को तुरंत एहसास हो गया कि माइस दुश्मन नहीं बल्कि एक पावरफुल एलाय है। हैरानी की बात तो यह है कि वो बूढ़ा माइस की बात मान गया और उसने एस्टर को ऑर्डर दिया कि वो उसके पीछे आए, क्योंकि एक ऐसे पोते को सबक सिखाना जरूरी है जिसे ये तक नहीं पता कि अपनी लिमिट्स को कैसे कंट्रोल करते हैं। ग्रैंडफादर होने के नाते उसकी जुबान और उसका फर्जी सब कुछ है। कुछ ही देर में वो ट्रायल ग्राउंड्स के मेन एंट्रेंस पर पहुंच गए। ये एरिया काफी डार्क और एरी है, बिल्कुल किसी रैंक एस डंजन की तरह। जेनस ने एस्टर को वो सीक्रेट अंडरग्राउंड रास्ता दिखाया जो नीचे जाता है। ये रास्ता उन वाटरवेज की तरफ जाता है जहां सिस्टम की एनर्जी काफी हैवी है। पहले ये जगह इमरजेंसी इवैक्यूएशन के लिए एक शेल्टर हुआ करती थी, लेकिन अब जेनिस ने वहां एक खतरनाक मैजिक बीस्ट को बॉस की तरह लॉक कर रखा है। जेनिस ने एस्टर को क्वेस्ट ब्रीफिंग दी और कहा, रुको और मिशन समझ लो। ये ट्रायल एकदम सिंपल है, बस अपनी हिडन स्किल दिखाने का वक्त आ गया है। एस्टर को उस मैजिक बीस्ट को डिफीट करके बॉस रूम क्लियर करें। हिफ्रेड को बड़ा दर्द हुआ। हिफ्रेड ने फ्रस्ट्रेशन में हाँ भरी और एस्टर को उसका पुराना वादा याद दिलाया। उसने सख्ती से कहा था कि 7 विंग्स का राज हमेशा सीक्रेट रहना चाहिए। 7 विंग्स का वजूद अगर रैंकर्स को पता चला तो तबाही मच जाएगी। लेकिन एस्टर ने अपने बाप को साफ कह दिया कि अब और नाटक नहीं चलेगा, क्योंकि इतनी ओपी चीज को इतने वक्त तक छिपाना अब उसके बस की बात नहीं। ये फ्लैशी सीक्रेट अब हमेशा के लिए दफन रहेगा। जैसे ही वो रिपेल करके नीचे होल में उतरता है, हिफ्रेड कहता है कि रुको और कभी भी अपना गार्ड डाउन मत होने देना। एस्टर की आंखें सीधा लॉक होती है मेजिस के साथ और उसे उन आंखों में एक डार्क इंटरेस्ट का एहसास होता है, क्योंकि वो इस खतरनाक अंडरग्राउंड पाथ पर नीचे जा रहा होता है। इस डंजन पाथ के बिल्कुल एंड यानी बॉटम पर पहुंचते ही एस्टर को कुछ ठंडा महसूस होता है, लेकिन तभी उसका सामना असलियत से होता है और यहाँ उसे डैलिस का सर जमीन पर बिखरा हुआ दिखता है। इस सीन ने उसे अंदर तक हिला दिया। दर्द और शॉक का लेवल ओपी था। जेनिस रिवील करता है कि उसने डैलिस को एक फेयर चांस दिया था। समझ लो तो डैलिस के पास ऑनर रिडीम करने का मौका था, पर वो फट्टू मॉब। उसने कुछ नहीं किया सिवाय रोने के। उसका रैंक बिल्कुल गिर चुका था। आखिरी वक्त तक उसका रोना इतना अनबेरेबल और गंदा था कि कोई देख भी नहीं सकता था। अब जेनिस एस्टर को लेवल अप करने के लिए उकसाता है। उसे निराश नहीं करना था और तभी एक हाई रैंक ब्लू मैजिकल बीस्ट सीधा एस्टर के सामने स्पॉन हो गया और उसने एक ऐसी भयानक रूर मारी जिससे एस्टर को एहसास हुआ कि ये ट्रायल अब काफी सीरियस होने वाला है, क्योंकि ये अब कोई नॉर्मल क्वेस्ट नहीं रही। माना कि डैलिस काफी अनोइंग मॉब था, लेकिन एस्टर को उस पर तरस आया। तभी वो बीस्ट एस्टर पर डैश करता है तो हमारा एमसी एक ही ओपी सोर्ड स्विंग से उसके पीस कर देता है, जिसे देखकर स्पेक्टेटर्स की बोलती बिल्कुल बंद हो गई। एस्टर ने अपनी स्वॉर्ड शीथ की और ये एडमिट किया कि ये बीस्ट भले ही स्कैरी दिख रहा हो, लेकिन इसकी बहन इससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है। सडनली सिस्टम में कुछ अजीब ग्लिच होने लगा और वक्त जैसे रुका नहीं, और जब तक एस्टर पीछे मुड़ा तो उसे एहसास हुआ कि सिचुएशन बिल्कुल बदल चुकी है। वो बीस्ट फिर से जुड़ गया है, जिसका मतलब सीधा है कि ये एक फ्रीकिंग अनडेड मॉब है। वो डर से चिल्ला उठा और जेनिस से पूछा, इतना टेरिफाइंग बीस्ट इस एस्टेट के बेसमेंट में क्या कर रहा है? इतना खतरनाक मॉन्स्टर यहाँ डंजन की तरह क्यों पड़ा है? तब जेनिस ने रिवील किया कि अनडेड मॉन्स्टर्स मौत की सेंट की तरफ खिंचे चले आते हैं और इसे एहसास हुआ होगा कि एस्टेट में इसे सबसे बेस्ट लाइफ मिलेगी, इसीलिए ये रेंगते हुए बेसमेंट तक आ गया। लेकिन रुको, बात समझ लो, क्योंकि ये बीस्ट 1000 बार कटने पर भी नहीं मरेगा और कोई दर्द नहीं मानेगा। इसीलिए जेनिस ने इस बॉस को कैप्चर कर लिया, क्योंकि ये किसी भी रैंकर की स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए परफेक्ट ओपोनेंट है। अगर इसे 1000 बार भी काटो तो भी ये नहीं मरेगा। इसीलिए जेनिस ने इसे कैट किया ये सोचकर कि ये एक परफेक्ट ओपोनेंट बनेगा, किसी की भी असली स्ट्रेंथ और लेवल को टेस्ट करने के लिए। जेनिस कहता है कि सही वक्त पर इस बीस्ट की वजह से ही। इसका मतलब ये है कि उन्हें अब कॉर्प्सेस डिस्पोज करने की कोई फिक्र नहीं रही। डेड बॉडीज का सीन सॉर्टेड है, पर तभी एक एल्डर अपना खौफ जाहिर करता है। उसे एहसास है कि एक अनडेड मॉब तो किसी ओपी स्किल्ड नाइट के लिए भी हैंडल करना मुश्किल है, पर जेने तो एस्टर को उसे किल करने का क्वेस्ट दे रहा है।
उन्होंने जेनिस से पूछा कि क्या वो 7 विंग्स के बच्चे को मौत के मुंह में देखना चाहता है, लेकिन जेनिस ने कहा कि अगर एस्टर मरा गया तो वो एक फेक एमसी है। इस बीस्ट के हाथों मरना ये प्रूव करेगा कि एस्टर असली प्लेयर नहीं था। जेनिस ने समझाया कि अगर एस्टर का वक्त खत्म भी हो गया तो ये उनके लिए और भी कन्वीनियंट और फायदेमंद होगा, क्योंकि उनके पास सिस्टम में और भी कई सीक्रेट रास्ते हैं। लेकिन दूसरी तरफ मेज काफी वरीड है और वो बस ये उम्मीद कर रहा है कि एस्टर सरवाइव कर जाए। वो बस मरने से बचने की कोशिश कर रहा है। और वहां बेसमेंट के डंजन में एस्टर में उस बीस्ट को कई बार स्लैश किया, लेकिन कोई प्रोग्रेस नहीं हो रही। बॉस की एचपी बिल्कुल नहीं गिर रही, क्योंकि इस बीस्ट की रीजेनरेटिव पावर तो नॉर्मल अनडेड से कई ज्यादा ओवरवेलमिंग और ओपी लेवल की है, समझ रहे हो? और ऊपर से अनडेड पहले से ही मरा हुआ होता है, तो इसे पूरी तरह फिनिश करने का एक ही तरीका है, या तो इसे सनलाइट से जला दो या फिर किसी होली वेपन से प्यूरिफाई जो होलीनेस से इम्ब्यूड हो। और अगर इनमें से कुछ नहीं कर सकते तो सिस्टम का एक ही रूल है कि बस भाग जाओ, क्योंकि रोको मत, यहाँ लड़ना बेकार है। ऐसे अनडेड से फाइट करना वक्त की बर्बादी और सिर्फ दर्द है। लेकिन एस्टर के केस में उसे एहसास है कि कोई ऑप्शन नहीं, तो उसे पता चल गया है कि रिट्रीट का कोई रास्ता नहीं बचा। वो समझ चुका है कि अब कोई और रास्ता नहीं बचा। कन्वेंशनल मेथड्स यूज करना तो एमसी की शान के खिलाफ है, क्योंकि ये उसकी 7 विंग्स वाली ओपी पावर को मैच नहीं करते। उसके अंदर 7 विंग्स की असली पावर रिजाइड कर रही है। इसका सीधा मतलब ये है कि उसे इन अनडेड मॉब्स को अपनी ओवरवेलमिंग फोर्स से कचलना होगा, ताकि वो उन्हें दिखा सके कि असली बॉस कौन है। एस्टर एक ऐसा खतरनाक अटैक अनलीश करता है जिसे देखकर एल्डर्स अपनी सीट से उछल पड़ते हैं, बिल्कुल शॉक में, क्योंकि फाइनली उन्हें 7 विंग्स का असली लेवल और उसका तबाही वाला जलवा देखने को मिल रहा है। एस्टर का वो लास्ट अटैक पूरे बेसमेंट में धूल का तूफान खड़ा कर देता है और वहां खड़े स्पेक्टेटर्स डैंग रह जाते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जब तक धूल साफ होती है और वक्त थोड़ा रुकता है तो दिखता है कि बीस्ट अभी भी एक्टिव है और एस्टर से पहले, इससे पहले कि कोई रिएक्ट कर पाए, उस बीस्ट ने एमसी को जमीन पर उसका नाम पुकारा और मेज ने हाईफ्राइड को सख्ती से कहा कि एस्टर को सेव करने के लिए बीच में ना कूदे। हाईफ्राइड ने गुस्से में अर्ल से पूछा कि क्या वो पागल हो गया है? क्या तुम चाहते हो कि मैं अपने बेटे को मरते हुए देखूं? उसने चिल्लाकर पूछा। लेकिन मेज ने कहा, रुको, थोड़ा काम हो जाओ और देखो वहां हो क्या रहा है। वक्त आ गया है ये देखने का कि असली खेल क्या है, मेज ने समझाया। मेज को एस्टर के चेहरे पर एक खतरनाक स्माइल दिख रही थी। उसे एहसास हो चुका था कि एस्टर के पास कोई ओपी ट्रम्प कार्ड अभी भी बचा है, एक ऐसी हिडन स्किल जो उसने अभी तक रिवील नहीं की थी। और फिर जब वो बीस्ट उसके बिल्कुल ऊपर था, एस्टर ने अपनी सोड उठाई। उसने अपनी तलवार में माना इन्फ्यूज किया और एक भयानक एनर्जी ब्लास्ट रिलीज किया। उसने एक पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट सीधा उस मॉन्स्टर के अंदर फायर कर दिया। उसका शरीर अब वैसे ही फटने वाला है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उसके पिता ने उन वुड्स में किया था। वो बीस्ट अब खून की उल्टियां कर रहा है, क्योंकि सिस्टम ने उसकी हेल्थ 0 कर दी है। ब्लास्ट ने उसकी बॉडी के अंदर सब कुछ रप्चर कर दिया है। लेकिन खेल अभी बाकी है, क्योंकि जब उस बीस्ट ने हार मानने से मना कर दिया तो एस्टर ने अपना असली रंग दिखाया। उसने ठान लिया है कि वो इसकी लाइफ फोर्स को तब तक पील करता रहेगा जब तक इसका फाइनल गेम ओवर ना हो जाए। हाईफ्राइड तो ये देखकर बिल्कुल सुन पड़ गया है। वो शॉक्ड है एस्टर का ये ओपी मूव देखकर, क्योंकि ये तो नेक्स्ट लेवल स्किल है। उसने तो एस्टर को ये मेथड सिर्फ एक बार दिखाया था, लेकिन एस्टर ने तो इसे डायरेक्ट लेवल अप करके एक अलग ही लेवल पर पहुंचा दिया है। एस्टर जो एनर्जी फायर कर रहा है उसकी वजह से सिस्टम का बैलेंस बिगड़ रहा है और पूरा एरिया ऐसे हिल रहा है जैसे कोई हाई रैंक डंजन अभी कोलैप्स होने वाला हो। कुछ एल्डर्स तो डर के मारे वहां से पलायन करने की सोच रहे हैं। उन्हें अपनी मौत का एहसास हो गया है और वो मदद के लिए चिल्ला रहे हैं। जीनस उनके साथ ज्वाइन होने वाला था, लेकिन जीनस तो बिल्कुल उस सीन में डूब चुका है जिसे वो देख रहा है। जीनस एस्टर की बॉडी से निकलने वाली ओवरवेलमिंग पावर देखकर दंग रह गया है और अब उसे फाइनली समझ आ गया है कि 7 विंग्स की पावर कितनी ओपी है। कुछ ही पलों बाद वो पैनिक करने वाले एल्डर्स वापस अपने पैरों पड़े हुए जब रंबलिंग रुक गई। वो तुरंत भागे ये देखने के लिए कि वहां क्या हुआ था, लेकिन जेनिस वहां से हिला तक नहीं और उसने सब विटनेस किया। वहां क्या हुआ था वो सब देखने के बाद जेनिस हिला तक नहीं और उसने सब कुछ विटनेस किया। उससे अब ये एहसास हुआ और वो समझ गया कि एमसी एस्टर ने उन अनडेड मॉब्स को एक मैजिकल पावर के वॉर्टेक्स में फंसाकर वाइप आउट कर दिया है। जेनिस को बस मानना ही पड़ा कि ये एक ऐसा ब्रूट फोर्स और प्योर क्वालिटी का डिस्प्ले था जैसे किसी रैंकर का हो, और क्वांटिटी भी जो एकदम इनक्रेडिबल लेवल का मैजिकल फीट है। लेकिन इसे एसेंशियली टेक्निक की रैंक में नहीं रखा जा सकता। इससे जेनिस को ये समझ नहीं आ रहा कि क्या ये सच में 7 विंग्स की असली पावर है। फिर जेनिस हाइफिड से पूछता है कि क्या उसने ही एस्टर को ये ओपी मूव सिखाया है, लेकिन हाइफिड कहता है नहीं। वो खुद मानता है कि वो शॉक में है देखकर कि उसका बेटा हर गुजरते वक्त के साथ कितना ग्रो कर रहा है।
मेज तुरंत एल्डर से पूछती है कि क्या वो अब सैटिस्फाइड हैं और क्या उन्हें लगता है कि एस्टर ने ये एग्जाम क्वेस्ट पास कर लिया है। एक स्टर्न फेस और ठंडे एक्सप्रेशन के साथ जेनिस बाकी ग्रुप से पूछता है कि क्या यहाँ कोई और रैंकर है जो किसी ने अपोज नहीं किया। सब खामोश रहे। मेज ने बिना कोई वक्त वेस्ट किए एस्टर को अनाउंस किया कि उसने ये हार्ड लेवल टेस्ट क्लियर कर लिया है और अब उसे बिना किसी देरी के सीधा सरफेस पर वापस लौटना चाहिए। एस्टर उन्हें टीज करते हुए कहता है और इस फैक्ट की तरफ इशारा करता है कि वो चेन जिसने उसे इस अंडरग्राउंड डंजन जैसे बेसमेंट में उतारा था वो अब डिस्ट्रॉय हो चुकी है। तो एस्टर ने अर्ज किया कि कोई ऊपर से रोप नीचे फेंके ताकि एमसी बाहर आ सके। कुछ वक्त बाद एस्टर अपने ऑफिस में जेनिस से मिलता है, जहां जेनिस उसे फैमिली हेड बनने की सक्सेशन में एक ओपी स्पॉट ऑफर करता है, लेकिन एस्टर ने सीधा मना कर दिया और ऑफर रिजेक्ट कर दिया। जेनिस हैरान होकर पूछता है कि क्या उसे पक्का समझ आ रहा है कि वो क्या कर रहा है, क्योंकि जैसे ही वो मना करेगा गेम बदल जाएगा। अगर ये मौका मिस हुआ तो ये वक्त और लेवल अप का चांस दोबारा नहीं आएगा। एस्टर उस बंदे को जता देता है कि उसे कोई इंटरेस्ट नहीं है इस फैमिली की सक्सेशन क्वेस्ट और गद्दी की इस लड़ाई में, और इसके साथ ही उसका यहाँ होना बस सिस्टम में ग्लिच की तरह है जो उसके कजिन्स के बीच सिर्फ अनरेस्ट और दर्द पैदा करेगा, क्योंकि उसका ऑरा अलग है। एस्टर जेनिस को समझा देता है कि वो इस मेन एस्टेट का प्लेयर नहीं है, उसका ठिकाना हेफ्रीडेट का मैनर है, वही उसका असली डोमेन है। तभी जेनिस कहता है कि रुको, तुम जितना चाहे हम्बल बनने का नाटक करो, लेकिन तुम अपनी आंखों में चमकती उस एम्बिशन को बिल्कुल नहीं छुपा सकते। तुम्हारे चेहरे पर साफ दिख रहा है कि तुम कोई लो लेवल मॉब नहीं हो। तुम्हारी आंखों में छिपे उस असली रैंकर वाले मकसद का मुझे एहसास हो गया है। जेनिस कहता है कि ये तुम्हारे चेहरे पर साफ लिखा है कि तुम्हारा इरादा एल्महाइम की तरफ हॉस्टिलिटी दिखाना है और उसे फिनिश लाइन तक पहुंचाना है। और ये सुनते ही सब शॉक हो गए, जैसे कोई हिडन मिशन रिवील हो गया हो। एस्टर, जेनिस ने सीधा पूछा कि क्या तेरा टारगेट वो रॉडरिक है? पर ये सुनते ही एस्टर की एक्सप्रेशन एकदम चेंज हो गई, जैसे कोई बॉस फाइट ट्रिगर हो गई हो। बुद्धे ने कहा रुको और रिलैक्स करो, अपने सिस्टम को काम डाउन कर। वो उसे यकीन दिलाता है कि उसका कोई प्लान नहीं है कि इस वक्त तेरे मोटिव्स और हिडन स्टैट्स की जांच करे। एस्टर ने तब सवाल किया क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि ये रेबल्स तो उसके असली दुश्मन होने चाहिए। जेनिस ने तब उसे याद दिलाया और समझाया कि ये पूरा हाउस कोई एक यूनिट नहीं है और रॉड्रिक तो एक बड़ी प्रॉब्लम है। जेनिस को एस्टर के आसपास होने से कोई इशू नहीं है अगर एस्टर की ओपी एग्जिस्टेंस रॉड्रिक के लिए एक तगड़ा डिटरेंट बनकर सामने आए, मगर उसने एस्टर को वार्निंग दी कि दोबारा कभी अपने फैंग्स मुझ पर मत तनना, क्योंकि इसका दर्द तू सह नहीं पाएगा। ये वो पॉइंट है जहां एमसी की मौत पक्की थी। एस्टर जैसे ही रूम से बाहर निकलता है, वो ये एहसास इग्नोर नहीं कर सकता कि वो बुद्धा कोई मामूली मॉब नहीं बल्कि एक असली मॉन्स्टर है। हॉलवे में हाइफेड उससे मिलता है और क्वेस्ट अपडेट्स की तरफता है कि उस बुद्धे ने क्या कहा। तब एस्टर बताता है कि उस हिडन बॉस ने उसे मेन फैमिली में रैंकर बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन उसने ये ओपी ऑफर ठुकरा दिया। हाइफेड का तो सिस्टम ही शॉक हो गया और मेज भी वहां खड़ा रहकर उसकी बात से अग्री करता है। मेज ने एस्टर को समझाया कि अगर वो ये ऑफर ले लेता तो उसके लेवल और पर्क्स काफी हाई होते, क्योंकि मेन फैमिली की केयर में होना मतलब मैक्स्ड आउट रिसोर्सेज मिलना। एस्टर ने तब अर्ल से पूछा कि उसने उसकी हेल्प क्यों की थी, लेकिन मेज इस पर बिल्कुल अनजान बनने का ड्रामा करता है। मेज क्लेम करता है कि वो तो बस उसके साथ एक मजाक ट्रिक खेलना चाहता था, और वो एस्टर को याद दिलाता है कि अब वो ऑफिशियली 7 विंग्स का असली ओपी मास्टर बन चुका है। जब वो हॉलवे से गुजरते हैं तो एस्टर देखता है कि एल्डर्स उससे घूर रहे हैं और उन सबका टारगेट लॉक एक ही है, इस बच्चे एस्टर को अपने कंट्रोल में करना। मेज ने एस्टर को वार्न किया कि वो इस सिचुएशन से बच नहीं सकता, क्योंकि उस पर नजर रखने वाले मॉब सब बढ़ते ही जाएंगे, क्योंकि 7 विंग्स की इंपॉर्टेंस किसी लेजेंडरी क्वेस्ट जैसी है। एस्टर ने फिर मेज से एक खतरनाक सवाल पूछा कि क्या वो भी उन्हीं रैंकर्स की लिस्ट में शामिल है जो उसे टारगेट कर रहे हैं। एस्टर ने मेज की नीयत पर शक किया और मेज से सीधा पूछ लिया कि क्या वो भी उन्हीं में से एक है, और वो रिप्लाई करता है कि वो नाइट एकेडमी का डायरेक्टर है, तो स्काउटिंग उसका मेन मिशन है, प्रॉमिसिंग रैंकर्स को ढूंढना तो उसका डेली क्वेस्ट है। मेज दूर खड़े उस ब्लॉन्ड बुजुर्ग की तरफ पॉइंट करता है और एस्टर को बताता है कि वो बंदा भी बिल्कुल वैसा ही कोई ओपी कैरेक्टर है। मेज जाते जाते एस्टर से कहता है कि वो नाइट एकेडमी में उसका वेट करेगा। एस्टर का दिमाग घूम गया है, क्योंकि उसे ये समझ नहीं आ रहा कि ये बंदा उसका एलाई है या कोई हिडन एनिमी, क्योंकि वो बहुत इल्यूसिव है, उसके ऑरा से कुछ पता नहीं चल रहा। तभी हाइफेट वहां आता है और एस्टर के शोल्डर पर हाथ रखता है। वो कहता है रुको मत, क्योंकि अब घर निकलने का वक्त हो गया है। लेकिन हाइफेट को पूरा एहसास है कि एस्टर ने आज कोई बड़ा लेवल अप किया है। वो सजेस्ट करता है कि अब सीधा घर चलते हैं, क्योंकि वो एस्टर की इस बिग जर्नी और उसके स्ट्रगल के हर एक दर्द और
जीत की कहानी डिटेल में सुनना चाहता है। क्या परफॉर्मेंस थी। एस्टर मान गया और बोला कि उसकी मम्मी तो गुस्से में पागल हो जाएंगी जब तक वो उसके सारे इंजरीज और बैटल स्कार्स देखेंगी। इसी बीच रॉड्रिक के पास रिपोर्ट आती है कि उसका बेटा डैलस जेनिस के दिए हुए उस खतरनाक ट्रायल में अपनी जान गंवा चुका है। क्योंकि एस्टर का भी एक ट्रायल होने वाला था तो रॉड्रिक ने सीधा मैसेंजर पूछा कि वहां असलियत में क्या हुआ था। तब उस बंदे ने रॉड्रिक को उन 7 विंग्स के एग्जिस्टेंस के बारे में बताया, लेकिन रॉड्रिक को इसका पहले से ही थोड़ा एहसास था। सच तो ये है कि वो काफी वक्त से इस घर में पावर बैलेंस मेंटेन कर रहे थे, पर अब इस पॉइंट पर उसे लगता है कि पूरा सिस्टम फाइनली कोलैप्स होने वाला है। उस बंदे ने सजेस्ट किया कि उन्हें कुछ नया स्टेप लेना चाहिए। थोड़ा एक्शन होने ही वाला था, लेकिन रोड्री ने उसे मना कर दिया कि कुछ भी मत करो, क्योंकि अभी तक ये कोई बड़ा थ्रेट नहीं है। और तो और उसे नहीं लगता कि रश करने की कोई वजह है, क्योंकि वो 7 विंग्स तो आखिरकार उसी के हाथ आने वाले हैं। लेकिन तब तक वो एस्टर को आजादी से खेलने देगा, क्योंकि वो बस मजे लेना चाहता है कि कैसे एस्टर, जिसने 10 साल पहले उससे बचकर निकलने का काम किया था, वो अब थोड़ा स्ट्रगल करे और थोड़ा दर्द झेले। फिर 4 साल का वक्त बीता और एस्टर निकल पड़ा सीधा नाइट एकेडमी की तरफ, जहां ऑफिशियल ने सारे एप्लीकेंट्स को गैदर होने के लिए बुलाया। जब सब लोग फॉर्म्स भर रहे थे तो उन्हें एस्टर के गुजरने का एहसास हुआ और उनका सारा अटेंशन सीधा हमारे ओपी एमसी पर हो गया, क्योंकि अब हमारा एमसी थोड़ा पॉपुलर हो गया है, बिल्कुल एक राइजिंग रैंकर की तरह। एस्टर रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ बढ़ता है ताकि अपना नाम सिस्टम में रजिस्टर कर सके, पर ऑफिशियल उसे रोक कर कहता है कि उसे अपना विंग क्रेस्ट दिखाना पड़ेगा, जो एक मैंडेटरी रूल है, क्योंकि वो किसी भी ऐसे वैसे मॉब प्लेयर को अलाउ नहीं कर सकते जिसके पास मैजिक ना हो, क्योंकि डंजन में खतरा बहुत ज्यादा है। वो नहीं चाहते कि कोई फेकिंग करके अंदर जाए। लेकिन तभी जब ऑफिशियल एस्टर का नाम पढ़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वो उसका लास्ट नेम देखकर शॉक हो जाता है, जो कि एल्महाइम था। एस्टर तभी एक ओपी स्माइल पास करता है और पूछता है कि क्या अब भी उसे अपना क्रेस्ट दिखाना पड़ेगा, क्योंकि उसका क्रेस्ट एक ऐसी सीक्रेट जगह पर है जहां पहुंच पाना थोड़ा मुश्किल है। फिर चेहरे पर एक स्मर्क लेकर वो ऑफिशियल से लेवल अप के बारे में पूछता है। ऑफिशियल से पूछ रहा है कि क्या उसका फेस कार्ड ही एंट्री के लिए काफी है। कुछ वक्त बाद एस्टर अपने काम से काम रख रहा था, पर सिस्टम को ड्रामा चाहिए था। तभी एक ब्लॉन्ड बालों वाला ट्रबल मेकर स्माइट्स सीन में आ जाता है। वो एस्टर को पोक करने लगता है जैसे कोई लो लेवल मॉब एमसी को घेर रहा हो। वो एस्टर से कहता है कि उसने पहले कभी इस लेवल के एप्लीकेंट्स में उसे नहीं देखा, और फिर एस्टर से पूछता है कि कहीं वो किसी गलत जगह तो नहीं आ गया। लेकिन स्माइट्स को एहसास नहीं कि वो किससे बात कर रहा है। स्माइट्स ज्ञान देता है कि ये एग्जाम सिर्फ हाई लेवल रैंकर्स और एलीट्स के लिए है, पर एस्टर बिना रुके आगे निकल जाता है, बिल्कुल एक ओपी प्रोटैगनिस्ट की तरह। वो कहता है कि अगर ऐसी बात है तो उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि एस्टर समझ चुका है कि ये सब उसके लिए बस एक साइड क्वेस्ट है। तभी स्माइट्स चिल्ला उठता है क्योंकि एस्टर ने उसे एक मॉब की तरह इग्नोर किया। वो कहता है कि यहाँ हॉल में सबने हार्डकोर ट्रेनिंग का दर्द झेला है और सब अपना लेवल अप करने के लिए दिन रात एक कर चुके हैं, तब जाकर वो इस महा एग्जाम को क्रैक करने के लिए वापस आए हैं। एस्टर को बार बार ट्रोल किया जा रहा है। स्माइट्स उसकी औकात दिखाने की कोशिश कर रहा है। कहता है कि ये बच्चों वाला लटकाकर कहाँ चला है तू? इतनी लो लेवल वेपन के साथ एलीट रैंकर बनने का सपना देखना सिर्फ एक मजाक है। स्माइट्स रुकता नहीं और एस्टर को जलील करते हुए आगे कहता है कि ये हाई लेवल एग्जाम तेरे जैसे लो टियर मॉब्स के लिए नहीं बना है, तो बेहतर है कि यहाँ से निकल ले और अपना वक्त बर्बाद मत कर। अगर सिर्फ साइट सीइंग करनी है तो अभी के अभी यहाँ से निकल जा। लेकिन वहां मौजूद बाकी एप्लीकेंट्स को ये देखकर जरा भी हैरानी नहीं हुई, क्योंकि हर साल स्माइट्स नए प्लेयर्स के साथ यही टॉक्सिक गेम खेलता है। न्यू कमर्स को दर्द देना और उन्हें बुली करना उसका पुराना ट्रेट है। लेकिन उन्हें अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा कि ये बंदा किससे पंगा ले रहा है। क्या ये पागल सीरियसली एस्टर ऑफ द 7 विंग्स को उंगली कर रहा है? स्माइट्स को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा कि एस्टर किस लेवल का ओपी प्लेयर है। वो एस्टर की असली पावर से बिल्कुल अनजान है। और तभी ग्रियान और उसकी स्क्वाड ने एंट्री मारी। सिस्टम अलर्ट एक्टिव हो गया है। स्क्रीन पे लैकीज की एंट्री होती है और ग्रियान अपनी प्रेजेंस शो करता है। वो अपने कजन एस्टर को ग्रीट करता है जैसे कोई हाई लेवल क्वेस्ट स्टार्ट हो रही हो। कहता है कि बहुत वक्त बीत गया है और एस्टर डैलस के लिए दर्द जताता है। एस्टर डैलस के लिए दुख दिखाता है, लेकिन ग्रियान का रिस्पांस एकदम ओपी रैंकर जैसा है। ग्रियान कहता है, एस्टर रुको, डैलस की टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो बस एक डिस्ग्रेस था जिसे सिस्टम से डिलीट होना ही था। असल में डैलस के जाने से ग्रैन काफी रिफ्रेश्ड एहसास कर रहा है। वो खुश है कि डैलस चला गया, क्योंकि वो हमेशा बॉस लेवल की अकड़ दिखाता था। वो हमेशा हाई और माइटी एक्ट करता था, जैसे कोई इसेकाई का फेक बॉस हो। बस इसीलिए क्योंकि वो 1 साल बड़ा था तो वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता था। ग्रैन फिर एस्टर को वार्न करता है कि वो उसे अंडर एस्टिमेट करने की गलती ना करे। मैं फैमिली के रैंकर्स की पावर को समझ लो, हम कोई आम मॉब्स नहीं है। भले ही तेरे पास वो 7 विंग्स है जिनका तो हर जगह बोस्ट करता है, लेकिन इस बात का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पावर का कोई कंपैरिजन। इस पूरे एकेडमी में अब उसे प्रोटेक्ट करने वाला कोई नहीं बचा।
इसके बाद ग्रियॉन और उसकी गैंग अकड़ दिखाते हुए वहां से निकल गए। लेकिन बाकी कैंडिडेट्स तो बस इस बात से काफी इंप्रेस थे कि यहाँ एल्महाइम फैमिली के 2 ओपी मेंबर्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये साल काफी तगड़ा होने वाला है। और इसी वक्त स्मिटेस को एहसास हुआ कि उसकी तो बुरी तरह लग गई है, क्योंकि उसे समझ आ गया कि उसने गलत रैंकर से पंगा ले लिया है। तो वो तुरंत एस्टर के पास भागा और मीठा बनने की एक्टिंग करने लगा। एस्टर ने भी स्माइल दी और ये कूल जेस्चर दिखाते हुए उसने स्मिटेस से कि वो उसे सीधा नाम से बुला सकता है। कुछ ही वक्त बाद वो लोग फर्स्ट एग्जाम वेन्यू पर रिपोर्ट करते हैं, जहां एग्जाम का ऑफिशियल इंचार्ज सबका स्वागत करता है। सिस्टम क्वेस्ट अपडेट। ऑफिशियल ने सबको वेलकम किया और उन्हें अगले लेवल के लिए ब्रीफिंग देना शुरू कर दी। इन्हें समझा दो कि रॉयल नाइट्स का लेवल ही अलग होता है, उन लोकल नाइट्स से अलग जो हर जगह फालतू में चौड़ दिखाते हैं। वो आगे कहता है कि ये एलीट वॉरियर्स हैं और इनका स्टेटस अलग है, जो किंग को प्रोटेक्ट करते हैं और सिस्टम की सबसे ओपी तलवारें हैं, जो किंग के लिए अपनी जान दांव पर लगा देते हैं बिना किसी डर के। इसका मतलब ये है कि उन्हें यहाँ किसी भी यूजलेस मॉब प्लेयर की जरूरत नहीं है। वो उन्हें वार्निंग देता है कि रुको और ध्यान से सुनो, इस एग्जाम को कोई नॉर्मल टेस्ट नहीं बल्कि एक असली बैटलफील्ड समझो, क्योंकि यहाँ तुम्हें अपनी असली वर्थ और लेवल प्रूव करना पड़ेगा। दिल खोलकर अपने स्किल्स का जलवा दिखाओ और बॉस की तरह लड़ो। लेकिन एस्टर को इस बंदे की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था। ये बंदा जो भी नॉनसेंस बक रहा था, एस्टर को समझ आ गया था कि ये सब दिखावा है, पर उससे घंटा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका फोकस सिर्फ अपनी क्वेस्ट पर है। फाइनली वो वापस इस एकेडमी के डंजन में एंटर कर चुका है। वो पुराना वक्त जब वो विंगलेस था और सब उसे लो रैंकर समझते थे। तब वो बेचारे को तो मौका तक नहीं मिला, सिस्टम ने चांस ही नहीं दिया। अपनी जगह पर खड़े रहने का भी हक नहीं था उसके पास। बेसिकली उस पॉइंट के आगे असली ओपी रैंकर्स की दुनिया शुरू होती है, जहां तक लेवल अप करना उसके लिए नामुमकिन सा था। और उस टॉप टियर रैंक पर जो बैठा है वो है रॉड्रिक। एस्टर ने कहा, रुको रॉड्रिक, मेरा इंतजार करना, क्योंकि वो बहुत जल्द उसके लेवल तक पहुंचने वाला है। लेकिन इस क्वेस्ट को पूरा करने के लिए उसे एक रास्ता पार करना होगा। पहले इस सिलेक्शन एग्जाम को हर हाल में ब्रेक थ्रू करना पड़ेगा। और तभी सिस्टम ऑफिशियल ने एग्जाम ओपन होने का ऐलान कर दिया। गेम ऑन। एग्जाम ऑफिशियली शुरू हो चुका है। सडन अटैक। एक एप्लीकेंट सीधा जमीन पर ढेर हो गया। एक एरो ने सीधा उसके हेड को पियर्स कर दिया था। इस दर्दनाक सीन ने सबको ये एहसास दिला दिया कि सभी एप्लीकेंट्स को वार्निंग दी गई है कि ये एग्जाम कोई मजाक नहीं है, इसका लेवल काफी हार्ड है। और तभी सिस्टम ऑफिशियल्स ने रिवील किया कि इस डेंजरस एग्जाम का असली क्वेस्ट क्या है। इसका नाम है ट्रायल ऑफ द टरेट। ऑफिशियल ने सबको अलर्ट कर दिया है कि जो रैंकर्स आखिर तक मैदान में खड़े रहेंगे वही विनर्स होंगे। बस कुछ ही सेकंड्स में असली गेम शुरू हो गया और विनर बनने की रेस ऑन है। तभी अचानक एरोस की भयानक बारिश शुरू हो गई, बिल्कुल किसी ओपी स्किल की तरह। हॉल में खड़े सभी एप्लीकेंट्स पर मौत का खतरा मंडराने लगा है। कुछ लो लेवल एप्लीकेंट्स पैनिक करने लगे और भागने की कोशिश की, लेकिन उनकी स्पीड काम नहीं आई और एरोस ने उन्हें टारगेट लॉक करके ढेर कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ कुछ स्मार्ट रैंकर्स ने अपनी अलग स्ट्रैटेजी बनाई है। उन्होंने तुरंत एक पार्टी फॉर्म की ताकि खुद को इस अटैक से बचा सके। ये वही पुराने प्लेयर्स हैं जो पहले भी इस डंजन के चक्कर काट चुके हैं। इन्हें सिस्टम के मैकेनिक्स का पूरा एहसास है और ये उसके आदी हो चुके हैं, क्योंकि इतनी प्लानिंग के बाद भी सर्वाइवल रेट बिल्कुल 0 के बराबर दिखा है। अभी भी प्रोग्रेस सिर्फ 30% है और उसे एहसास है कि उनका सर्कल फॉर्मेशन वाला मेथड बहुत जल्द अपनी लिमिट हिट कर जाएगा। बेसिकली वो लोग वेट कर रहे हैं उस ओवरवेलमिंग ओपी पावर का जो सबके होश उड़ा गए, जो सिर्फ एक विंग क्रेस्ट होल्डर ही अचीव कर सकता है। अचानक कुछ एप्लीकेंट्स ने नोटिस किया कि एस्टर हिल भी नहीं रहा। उन्हें लगा कि ये कोई इडियट मॉब है जो पक्का डर के मारे वहीं फ्रीज हो गया है। ग्रियान को भी यही लगा कि ये एस्टर के लिए अब गेम ओवर का वक्त है। लेकिन उसी वक्त जब एरोज उसकी तरफ तेजी से आए तो एस्टर ने उन सबको मजाक में रिपेल कर दिया। सारे एप्लीकेंट्स हैरानी से देखते ही रह गए जब उसने एरोज को हैंडल किया। वो लोग रह गए शॉक में जब उन्होंने देखा कि एस्टर ने एक अपनी मैजिक पावर से एक खतरनाक वॉल्विन क्रिएट कर दिया ताकि उन एरोज को रिपेल कर सके। एस्टर ने ये ओपी मूव कंटिन्यू रखा, जिससे बाकी एप्लीकेंट्स के होश उड़ गए और वो पूछने लगे कि ये किस लेवल का मॉन्स्टर है, क्योंकि एक सिंगल एरो भी उसकी बॉडी तक नहीं पहुंच रही थी। यहाँ तक कि ऑफिशियल भी काफी इंप्रेस हो गया, क्योंकि एस्टर अपने माना को इस तरह मैनिपुलेट कर रहा था जैसे वो किसी भयंकर स्टॉर्म के बीच में खड़ा। थोड़ी ही देर में एरोज की बारिश रुक गई और ऑफिशियल को हैरत हुई कि एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा लोगों ने सर्वाइवल दिखाया है। ऑफिशियल ने सर्वाइवर्स को अप्रिशिएट किया और उन्हें बताया कि उन्होंने सक्सेसफुली ये फर्स्ट ट्रायल पास कर लिया है, उन लाशों की तरह नहीं जो चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। लेकिन उसने उन्हें ये एहसास दिलाया कि अभी तो बस असली गेम की शुरुआत हुई है। अब रेस्ट करने का बिल्कुल वक्त नहीं है, क्योंकि वो उन्हें सीधा नेक्स्ट ट्रायल ग्राउंड्स की तरफ गाइड करने वाला है। स्माइट फ्रस्ट्रेशन में हैवी साय ले रहा है। बोल रहा है कि ये ऑफिशियल तो पक्का सीधा हेल से ही भेजा गया है।
एस्टर हैरान है कि स्माइट उन मामूली एरो से ही इतना एग्जॉस्टेड हो गया जो सिस्टम ने उनकी तरफ फेंके थे। लेकिन स्माइट को तो इस बात की समझ ही नहीं आ रही कि एस्टर इतना अनफेज्ड और चिल कैसे है, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो, एकदम ओपीएमसी एनर्जी। यहां तक कि ऑफिशियल भी इम्प्रेस्ड है कि एस्टर में थकान का कोई निशान तक नहीं है, जबकि उसने अभी मैसिव अमाउंट में माना खर्च किया और ये बात उसके रियल रैंक की पावर को प्रूव करती है, 7 विंग्स। लेकिन वो देखने के लिए काफी क्यूरियस है कि एस्टर अगले ट्रायल में कैसा परफॉर्म करेगा। दूसरी तरफ गियोन की तो जली पड़ी है क्योंकि उसका कजिन सर्वाइव कर गया। तभी उसे एक सीक्रेट ऑर्डर याद आता है जो उसे किसी हाई रैंकर ने दिया था। उसे बोला गया था कि चाहे कुछ भी हो जाए, अपनी पूरी पावर लगाकर एस्टर का रास्ता रोकना है। एल्महाइम के फ्यूचर के लिए एस्टर को रॉयल नाइट बनने से रोकना ही होगा। जैसे ही वो ट्रायल ग्राउंड्स के गेट पर पहुंचे, ऑफिशियल ने अनाउंस किया कि सिस्टम फेयरनेस के लिए सबको अपनी स्वॉर्ड्स एक्सचेंज करनी पड़ेंगी। सबके पास एक जैसी स्वॉर्ड्स होंगी ताकि कोई अनफेयर एडवांटेज ना मिले। स्माइट को ये रूल देखकर कुछ अजीब लगा। वो इस पूरी सिचुएशन से काफी कंफ्यूज है। तब एस्टर ने उससे पूछा, क्या पहले ट्रायल में रूल्स कुछ और थे? पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। और स्माइट कहता है कि उन्हें कभी अपनी स्वॉर्ड्स की फिक्र नहीं थी। स्माइट को लगता है कि शायद वो सब कॉशियस है क्योंकि उन्हें एस्टर की वियर्ड और ओपी स्वॉर्ड से डर लग रहा है। तभी वक्त बदलते ही गियोन आता है एस्टर को टीज करते हुए। कहता है कि लगता है तूने अपने लिए एक लैकी ढूंढ लिया है जो स्माइट है। स्माइट को गुस्सा आता है। लेकिन रुको, ग्रियान तुरंत उससे इंटिमिडेट कर देता है, उसके कान में विस्पर करके, और बताता है कि तुझे बहुत ही गहरा दर्द और पेनफुल लेसन मिलने वाला है। ये बात अच्छे से समझ ले, अगर तूने गलत रैंकर के सामने अपनी दुम हिलाई तो। स्माइट को मौत का एहसास होता है और वो कांपने लगता है और कोशिश करता है कि ग्रियान अपनी बात वापस ले ले। ग्रियान ने उसे इग्नोर मार दिया। सीधा स्माइट करके सिस्टम ने औकात दिखा दी। बात यहां तक पहुंच गई कि उसने ग्रियान को क्लियर कर दिया कि एस्टर से उसका कोई लेना देना नहीं। एस्टर ने तभी चारों तरफ देखा और उससे तुरंत एहसास हुआ कि वो एक बेहद हॉस्टाइल एनवायरनमेंट में फंसा है। लेकिन तभी एक ऑफिशियल वहां प्रकट हुआ ताकि वो नए क्वेस्ट के रूल्स और सिस्टम पैरामीटर समझ सके। उसने बताया कि अब सेकंड ट्रायल का वक्त शुरू हो चुका है। ये ट्रायल एक हार्डकोर सीज बैटल है जहां सभी रैंकर्स को 3 टीम्स में डिवाइड किया जाएगा ताकि वो बैटल कर सके एक दूसरे के कैंप्स पर कंट्रोल पाने के लिए इस फॉरेस्ट के बीच। उसने कहा कि सिस्टम कैंप को तभी ऑक्यूपाइड मानेगा जब किसी प्लेयर की टीम का फ्लैग उस फ्लैग पोल पर लहरा दिया जाएगा। तो उसने आगे समझाया कि जो टीम 2 या उससे ज्यादा पॉइंट्स ऑक्यूपाई करेगी, शाम की घंटी बजने तक जिसके पास ज्यादा कैंप्स होंगे वही असली विक्टर यानी रैंकर बनेगा। लेकिन रुको, एक बात समझ लो, अगर तुमने फ्लैग को खराब करने की कोशिश की, जैसे उसे डिस्ट्रॉय करना या छीनकर गायब कर देना, तो ये सिस्टम के रूल्स के खिलाफ है, बिल्कुल प्रोहिबिटेड। इसके अलावा कोई और पाबंदी नहीं है, तुम बिल्कुल फ्री हो और ये जो शॉट्स दी गई हैं इनका पूरा यूज करो क्योंकि तुम इनकी मदद से अपने एनिमीज को खत्म भी कर सकते हो। रूल समझाने के बाद ऑफिशियल्स ने अनाउंस किया कि अब वक्त आ गया है उन टीम मेंबर्स को सामने लाने का जो इस ट्रायल में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट करेंगे। तभी अचानक आसमान में एक स्मोक सिग्नल दिखता है और ये इस बात का इशारा है कि डंजन क्वेस्ट शुरू हो चुका है। ट्रायल स्टार्ट होते ही माहौल एकदम ओपी हो गया। बेसिकली अब असली सर्वाइवल गेम शुरू होने वाला है। हर टीम के पास 3 फ्लैग्स हैं और सिस्टम ने रूल सेट कर दिए हैं, तुम्हें कम से कम अपना बेस भी शामिल है। स्मिटिस ने एस्टर को अलर्ट किया। इसका मतलब तो साफ है कि इन 3 टीम्स के बीच सिर्फ एक ही रियल विनर बचेगा, बाकी सब लेवल 1 मॉब्स की तरह बाहर। एस्टर ने कंफर्म किया और स्मिटिस से पूछा कि क्या सीन है, क्या तुझे कोई टेंशन है? लेकिन बाकी टीम मेंबर्स को कुछ ज्यादा ही डर लग रहा है और उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर है। इसका मतलब है कि अब एल्महाइम के टॉप रैंकर्स से भिड़ना पड़ेगा। एस्टर को तुरंत एहसास हुआ कि सिचुएशन अब आउट ऑफ कंट्रोल होने वाली है। सीन अब पूरी तरह से बदलने वाला है, तैयार हो जाओ। स्मिटिस ने बताया कि एल्महाइम का गुस्सा किसी डिजास्टर से कम नहीं होगा क्योंकि उनका सामना करने वाला कोई मामूली प्लेयर नहीं है, वो जियोन है, एल्महाइम फैमिली का यंग मास्टर, एक रियल बॉस लेवल थ्रेट। एल्महाइम फैमिली का मेन हेयर जिसके पास ओपी पावर्स का बैकअप है। स्मिटिस ने एस्टर को बोला कि एक सिनेरियो इमेजिन करें जैसे कोई इम्पॉसिबल क्वेस्ट मैप हो जहां वो ट्रायल के बीच ग्रियन पर अपनी सोर्ड पॉइंट कर रहे हो, एक हाई लेवल बॉस इनकाउंटर की तरह। स्मिटिस को डर है कि इस एक्शन का ब्लोबैक इतना गंदा होगा कि सिस्टम ही क्रैश हो जाएगा। वो डर रहा है कि इस वजह से उनकी पूरी फैमिली वाइप आउट हो सकती है, सीधा परमानेंट गेम ओवर, उनका पूरा क्लैन और परिवार खत्म हो जाएगा। ये कोई मामूली पेनल्टी या डैमेज नहीं है,
स्मिटर्स ने एस्टर को क्लियर कर दिया कि एल्महाइम से दुश्मनी लेने के नाम से ही सबकी फट रही है। एल्महाइम जैसे ओपी रैंकर को दुश्मन बनाना मतलब खुद अपनी आईडी डिलीट करवाने जैसा है। स्मिटर्स ने एंड में एस्टर को समझाया कि अभी और भी ट्रायल्स आएंगे, सही वक्त का इंतजार करो, इसलिए अभी रुको। इस वक्त अपनी लाइफ थ्रो अवे करने से बेहतर है कि अगले लेवल का वेट करें। अपनी लाइफ को ऐसे ही ट्रैश मॉब्स की तरह वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। सर्वाइवल ही मेन क्वेस्ट है। आखिरकार हमारा एमसी एस्टर अब इस टीम बैटल में अकेला सोलो रैंकर बनकर रह गया है। टीम बैटल का फॉर्मेट है, पर एस्टर को अब सोलो लेवलिंग वाला मोड ही ऑन करना पड़ेगा। लेकिन वो स्मिटर्स और बाकियों के डर को अच्छे से समझ सकता है। उनका डर जायज है, क्योंकि हर किसी में बॉस से भिड़ने का जिगरा नहीं होता और मौत के दर्द का एहसास सबको है। एल्महाइम ज़ाक मेरे एक टेरिफाइंग फोर्स है। ये लोग बेसिकली टायरेंट्स की ऐसी फैमिली है जिन्हें डिफाइन नहीं किया जा सकता। इन ट्रायल्स में ग्रायन ही उस डर और दर्द का सिंबल है, लेकिन उसके टीम मेंबर्स को लगता है कि वो ये नहीं समझ पाएगा, क्योंकि आउटसाइडर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से वो बिल्कुल उन्हीं बॉसेस की तरह है। जैसे ही वो अपने नियरेस्ट फ्लैग की तरफ बढ़ता है तो उसे एहसास होता है कि हर जगह सन्नाटा है और वक्त रुका हुआ है, और वो सोचता है कि क्या अभी तक किसी ने भी कॉम्बैट शुरू नहीं किया। रुको, शायद सब बहुत कॉशियस है या फिर कोई और हिडन क्वेस्ट चल रही है। तभी उसे येलो फ्लैग वाला एक मॉब बंदा मिलता है और वो रैंकर सरप्राइज होकर शॉक में है कि इतने ओपी प्लेयर की उसने उम्मीद नहीं की थी। कि आस्टर बिल्कुल वैसे ही टपका जैसे उस पर्सन ऑफ इंटरेस्ट ने प्रेडिक्ट किया था। वक्त बिल्कुल सही था। आस्टर सोच रहा है कि ये बंदा क्या बकवास कर रहा है, रुको ये सिस्टम ग्लिच तो नहीं। लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि उसने अपने ही कैंप का फ्लैग नीचे गिरा दिया है, और ये देखकर आस्टर को समझ आता है कि रैंकर धोखा दे रहा है। फिर वो बंदा अपना येलो फ्लैग हवा में उछालता है और तो और एक सिग्नल देता है, और ठीक उसी पल एक खूंखार रेड फ्लैग दूर से नजर आता है जो कि ग्रायन की टीम का सिंबल है। अब ये डंजन बैटल ग्राउंड और भी डेंजरस हो गया है। दूर से दुश्मनों की मूवमेंट देखकर आस्टर को एहसास होता है कि ये एक गंदा ट्रैप है, क्योंकि रेड फ्लैग और येलो फ्लैग टीम ने तो एक साथ मिलकर सीक्रेट अलायंस बना ली है। वो सब मिलकर एमसी को टेक डाउन करने के लिए एक डेडली प्लान रेडी कर चुके हैं। और दुख और दर्द की बात यह है कि ग्रायन खुद इस पूरी आर्मी को साथ लेकर आया है। ग्रायन खुद फ्रंट से चार्ज लीड कर रहा है, तो अब आस्टर का ओपी मोड ऑन होना चाहिए।